सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज़ एसिड बेसिस इन सॉल्ट। ठीक है, और जैसा कि एक्सपेक्टेड रहता है हर बार की तरह, जैसे ही कोई सब्जेक्ट अंत में आता है भीड़ कम होने लगती है। अभी तुम देखना, ठीक है। कल हमारा आखिरी चैप्टर होगा, हम लोग करेंगे केमिस्ट्री का। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी, है ना। तो कल हम लोग आखिरी चैप्टर जब करेंगे, मेटल में सर इंग्लिश की पीडीएफ नहीं है मतलब तो आखिरी चैप्टर के बाद जब नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे होंगे हिस्ट्री, तब देखना पहले दिन खूब भीड़ आई फिर धीरे 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 जो है डिप मारना स्टार्ट कर देता है। इस रहस्य के पीछे का क्या रहस्य है वो आज तक कोई समझ नहीं पाया है कि ऐसा क्यों होता है ठीक है, कि क्यों चीज़ें शुरू करने में काफ़ी भीड़ रहती है और धीरे 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 कम होती आती है। ठीक है, फिर जब नई चीज़ शुरू होती है तो फिर भीड़ रहती है, फिर धीरे धीरे कम होने लगती है। यही रीति का रिवाज है, विधि का विधान है, जिसको ना कोई बदल पाया है ना बदल पाएगा। खैर, इन्हीं कुछ चुनिंदा शब्दों के साथ और रिकॉर्डिंग को ऑन करते हुए हम लोग क्लास को करते हैं स्टार्ट, है ना। चलो, तो क्लास स्टार्ट की जाती है और लेक्चर नंबर 6 हम लोग का रहने वाला है एसिड बेस एंड सॉल्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे मैंने बताया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, सर रेडियो एक्टिव नहीं पढ़ाओगे क्या? ना, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल। एक तो ये जाला बहुत फैला हुआ है यार, एक सेकंड रुको। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी कि जिसको बोलते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आज के लेक्चर हम देखने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका यही है। नाउ एसिड एंड बेसिस होते क्या हैं, व्हाट आर एसिड एंड वाटर बेस। तो एकदम बेसिकली अगर हम बात करें तो आप बोलेंगे कि एसिड वो होते हैं जो खट्टे होते हैं। बेस अगर नहीं आपको पता है तो जो टूथपेस्ट होता है, नमक है या नहीं है वो तो पता नहीं, लेकिन बेस ज़रूर होता है इसमें टूथपेस्ट में। ठीक है, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में नमक होता है। जो आपका सोप होता है, दैट इज़ जो साबुन होता है, उसमें बेस होता है। ठीक है, क्या आपने कभी टेस्ट किया साबुन को? भाई टूथपेस्ट को तो रोज़ ही करते होगे, ऐसी उम्मीद है मेरी ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके कैसे, थोड़े से बिटर इन टेस्ट होते हैं। वहीं पे ये जो होते हैं, जब सबको पता है कि ये हमारा क्या है, संतरा है। और इस संतरा में क्या होता है, संतरा में होता है एसिड। ठीक है, संतरे में क्या होता है, एसिड। तो एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और बेस तो खट्टा मीठा तो करोगे नहीं। केमिस्ट्री में अगर एसिड बेस की बात करेंगे तो खट्टा मीठा नहीं करते हैं हम। इसके लिए यूज़ करते हैं कुछ इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर क्या होते हैं, जो इंडिकेट कर देते हैं हमें कि ये एसिड है या बेस है। लेट मी टेल यू कि एसिड और बेस हम अभी पढ़ने वाले हैं, सॉल्ट नहीं देख रहे हैं अभी, सिर्फ हम एसिड और बेस करने वाले हैं, सॉल्ट बाद में आएगा। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर पहले हम कुछ ले लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब है नेचर में जो कुछ हमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनसे कि हमें पता चल जाता है कि ये एसिड है या ये बेस है। जो भी अगर हम लिक्विड वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो एसिड है या बेस है, ये हमें कैसे पता चलता है? इंडिकेटर्स के थ्रू। और वो अगर इंडिकेटर्स नेचर में प्रेजेंट है, नेचर के थ्रू एक्सट्रैक्ट हुए हैं, तो उनको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर, जो हमें ये डिनोट कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड एसिड है या बेस है। लिटमस सबसे पहला है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, जिसको हम बोलते हैं लिटमस। इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम लाइचेन या फिर लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये हमने पढ़ा था, ये थैलोफाइटा किंगडम से बिलोंग, थैलोफाइटा फाइलम से बिलोंग करता है ये। ठीक है, थैलोफाइटा फाइलम से बिलोंग करता है, बिकॉज इसमें हमें रूट शूट्स इस तरह से देखने को नहीं मिलती हैं, इसलिए। लिटमस जो होता है, अपने आप में अगर हम बात करेंगे तो ये एक पर्पल कलर की डाई होती है। ठीक है, जिससे कि हम क्या करते हैं, जिससे ये आपका लिटमस पेपर आप देख पा रहे होंगे, ये मतलब ओरिजिनली तो पर्पल कलर की डाई होती है, लेकिन ये एसिड और बेस में जब डाला जाता है तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। और जब इसका बिहेवियर चेंज होता है, ना सिर्फ इसका बल्कि किसी का भी जब बिहेवियर चेंज होता है इंडिकेटर का, तो हम बोल देते हैं कि ये इंडिकेटर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। जैसे ये लिटमस पेपर है, ये ब्लू लिटमस पेपर है, ये जैसे ही हमने एसिड में डाला तो ये ब्लू रेड में हो गया। और अगर हमें बेस
देखना है, चेक करना है कि बेस है या नहीं है, तो उसके लिए हमें रेड लिटमस पेपर लाना होता है, और रेड अगर ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो वो एक बेस होता है। अब इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भाई ब्लू से रेड एसिड होता है या फिर ब्लू से रेड बेस होता है। तो इसको ऐसे याद कर लो कि ब्लू से रेड एसिड होता है, और जो रेड होता है ये किसका साइन होता है? इट इज़ अ साइन ऑफ डेंजर, खतरे का निशान होता है ये हमारा जो रेड कलर होता है। अब जो हमारे एसिड होते हैं, अब वैसे तो अभी मैंने आपको शुरुआत में पिक्चर में दिखाया ये आपका संतरा है, और संतरे में एसिड होता है, और संतरा हम बड़े चाव से खाते हैं, ठीक है। ये होते हैं आपके, अभी हम देखेंगे, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। लेकिन जो ट्रू एसिड होते हैं, ट्रू एसिड इन दी सेंस स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जिनको मिनरल एसिड बोलते हैं, वो इतने भयंकर होते हैं, आपने केमिस्ट्री लैबोरेटरी में देखा भी होगा, है ना। केमिस्ट्री लैबोरेटरी में आपको मना किया था कि आपको कोई भी एसिड को ऐसे टच नहीं करना है, खासकर जो कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर, अभी हम देखेंगे, कोरोसिव इन नेचर, बहुत भयंकर, मतलब आपका स्किन वगैरह जलाने का मादा रखते हैं। और आपने देखा भी होगा, है ना, काफ़ी तरह के ये जो वर्ड्स यूज़ तो नहीं करने चाहिए, लेकिन जो कुत्ते होते हैं वो आपने सुना होगा किस तरह से एसिड डाल देते हैं लड़कियों के ऊपर, लड़कियों के चेहरे पे। अब पहले, अभी तो उतना नहीं है, लेकिन कुछ टाइम तक कुछ ज़्यादा ही था, है ना, पहले, और इस पे मूवी भी बनी थी, आपको पता है। तो किस लिए? क्योंकि एसिड बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, वो हमारी पूरी जो खाल होती है उसको जला के रख देते हैं, किसी भी चीज़ को, ठीक है। बैटरी में डलता है एसिड। तो एसिड क्या होते हैं? डेंजरस होते हैं। तो रेड जैसे ही दिखेगा यानी डेंजर, रेड दिख गया मतलब डेंजर, मतलब वो एसिड था, तभी उसने ब्लू को रेड में कर दिया। और इसका जो उल्टा है वो बेस हो जाएगा, जो रेड को ब्लू में कर देगा, ठीक है। क्लियर हो गया लिटमस वाला। अब आते हैं हल्दी, दैट इज टर्मरिक, ठीक है। वीको टर्मरिक नहीं है ये, नॉर्मल जो हमारी घर की टर्मरिक होती है, हल्दी होती है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। छपाक थी यस। चलो, तो ये टर्मरिक क्या होता है? ये नेचुरल डाई होता है, इसमें सर्कमिन करके एक पिगमेंट, एक केमिकल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये एक नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे एक्ट करता है। अब ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, लिटमस तो हो सकता है आप में से कुछ ही लोगों ने कभी, मतलब लेबोरेटरी में तो कहाँ ही लिटमस मिलता था, बस खड़े होके बस बातचीत करो, बस शोर मत मचाओ। ये होता था लेबोरेटरी में तो, है ना, एक्सपेरिमेंट वगैरह तो कुछ होते नहीं, तो बस शोर मत मचाओ। तो टर्मरिक आपने देखा होगा, जब हल्दी के दाग लग जाते हैं, जब आप खाना खाते हैं और हल्दी के दाग लग जाते हैं, तो वो दाग बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, पहली बात, ठीक है। तो जो दाग होते हैं, येलो कलर के जो दाग होते हैं, जब आप उसमें साबुन रगड़ते हो, दैट इज़ जब सोप रगड़ते हो, तब क्या होता है? वो हो जाता है आपका रेडिश कलर का, जिसको वर्मिलियन एक्चुअल में बोलते हैं ये कलर को। और जब आप फिर से पानी डालते हो, वो फिर से येलो हो जाता है। देखा है कि नहीं देखा है? तो इसीलिए होता है क्योंकि जो सोप होता है, जो साबुन होता है, वो एक बेस होता है, वो क्षार होता है। और बेस के साथ जब टर्मरिक रिएक्ट करता है तो वो रेडिश कलर का हो जाता है, लाल लाल कलर का हो जाता है। फिर से आप पानी डालेंगे, बेस हट गया, फिर से येलो हो जाएगा। वो एक्सपीरियंस किया हुआ सबने कपड़े धोते वक्त, है ना। तो टर्मरिक एसिड में इट रिमेन्स येलो, और बेस में रेडिश ब्राउन हो जाता है। लिटमस का मैंने बता दिया कैसे होता है। अब आ जाते हैं कुछ कलर्ड हमारे पेटल्स होते हैं। अब पेटल क्या होते हैं? याद करो, पेटल, सेपल, कुछ याद आया? जो हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा था, जो पत्तियां होती हैं पेड़ की, ठीक है। तो पेटल्स, उनको पेटल जो होती हैं फूल की पत्तियां, सेपल जो कि पेड़ की पत्तियां। तो हाइड्रेंजिया, पेट्यूनिया, जेरानियम, रेड कैबेज और चाइना रोज, इनकी जो पेटल्स हैं, इनको भी हम इंडिकेटर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर हर एक का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हाइड्रेंजिया कैसे एसिड में रिएक्ट करता है, पेट्यूनिया कैसे रिएक्ट करता है। जो पढ़ना है वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। लिटमस और टर्मरिक देख लिया। अब आ जाते हैं कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स में, जिनको कि हम सिंथेटिकली प्रोड्यूस करते हैं। सिंथेटिकली का मतलब होता है जिनको कि हम लैबोरेटरी में बनाते हैं, नेचर में हमें नहीं मिलते हैं। उनमें से हमारे फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। पता नहीं, जो हमारे टीचर थे केमिस्ट्री को, इसको मेथिल पढ़ते थे, मेथिल, तो पता नहीं मेथी मेथी सब मन हो जाता था। ठीक है, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोप्थिलीन कैसे चेंज करता है? फिनोप्थिलीन कलरलेस एसिड में होता है, ठीक है, और बेस में डालेंगे तो ये पिंक कलर का हो जाएगा। एसिड में यूजुअली इसका कलर कलरलेस टाइप ही होता है, तो एसिड में तो वो कलरलेस रहेगा, लेकिन बेस में पिंक हो जाता है। सिंथेटिक इंडिकेटर में यार ये क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर होगा आपका मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, ये होगा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है, जो ऑरेंज कलर का होता है,
थोड़ा सा कलर अपना डार्क करता है और रेड में कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हमें चेंज ऑब्जर्व नहीं होता है मिथाइल ऑरेंज में, लेकिन हाँ थोड़ा सा चेंज तो ऑब्जर्व होता है ऑरेंज से रेड का एसिड में। और बेस में जाने पे ये येलो हो जाता है। अगेन ये येलो प्योर येलो नहीं होता, थोड़ा सा ऑरेंजिश पना इसमें तो रहता है, नाम में ही इसके ऑरेंज है तो ऑरेंज पना ये छोड़ेगा नहीं अपना। तो इसी वजह से ये बहुत बहुत थोड़ा थोड़ा चेंज होता है इसमें मिथाइल ऑरेंज, रेड एंड बेस में येलो। ठीक है, क्या रटना है? जी हाँ रटना है, ठीक है। लिटमस तो वाला तो भूले गया नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अब ये जो हमने इंडिकेटर्स देखे वो आप कलर देख के अपनी आँखों का, अपने जो हमारे सेंसर्स में आपको पता है 5 सेंसर्स होते हैं, तो उसमें आप आँखों का यूज़ करके देख सकते हैं कि भाई ये देखो कलर चेंज हो रहा है। अब मान लो कि जो लोग नहीं देख सकते हैं वो कैसे पता लगाएंगे ये एसिड है कि बेस है? तो उनके लिए जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी कि कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स होते हैं जो अपनी स्मेल से ही बता देते हैं कि ये एसिड डाला आपने या बेस डाला। ठीक है, अपने स्मेल से, दैट इज़ ऑर्डर से बता देते हैं। जैसे कि वनीला हो गया, अनियन हो गया, क्लोव यानी कि जो लौंग होती है वो हो गया। अनियन जैसे आप इसमें एसिड में डालोगे तो ये अपनी स्मेल बरकरार रखेगा, बेस डालोगे तो स्मेल ख़त्म हो जाएगी अनियन की। वनीला इसमें भी एसिड में रिमेन मतलब रहती है स्मेल, लेकिन बेस में लूज़ कर देता है। एंड सेम गोज़ विद दी लौंग का तेल, दैट इज़ क्लोव ऑयल। क्लियर है? ये क्या है? तो कुछ हमारे ऐसे ही इंडिकेटर होते हैं जिनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। इनको कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस से तैयार किया जाता है, डिफरेंट तरह के उसमें इंडिकेटर्स मिलाए जाते हैं और मिला के बनाया जाता है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर। कई तरह के होते हैं, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर वो होते हैं जो हर एक छोटे छोटे चेंज में आपको बताएंगे कि भैया ये एसिड और बेस तो ठीक है, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना वीक एसिड है, कितना वीक बेस है, ये तक बता देते हैं। अभी मैंने तुम्हें पीएच स्केल नहीं पढ़ाया है, पीएच स्केल जब मैं पढ़ा दूंगा तो वापस इसमें आऊँगा मैं। ठीक है, न्यूट्रल क्या होता है, हाईली एसिडिक, हाईली बेसिक, बाद में आऊँगा। लेकिन अभी के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर वो होते हैं जो बहुत ही तगड़े लेवल के इंडिकेटर होते हैं, जो हर एक पीएच वैल्यू पे हमें बताते हैं, तो हर एक पीएच वैल्यू पे अपना कलर चेंज करते हैं वो। ठीक है, खैर ये हम वापस आएंगे जब पीएच वैल्यू कर लेंगे। ऑर्गेनिक एसिड, अब एसिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक और दूसरे मिनरल। ऑर्गेनिक वो होते हैं जो ऑर्गेनिकली हमें मिलते हैं, नेचर में मिलते हैं। दूध में एसिड हो गया, सिरके में एसिड हो गया, टमाटर में हो गया, संतरे में हो गया, नींबू में हो गया, ये सब जो नेचर में हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनमें जो एसिड मिल रहा है, प्लांट और एनिमल डिराइव्ड एसिड को ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। अगेन रिपीट, प्लांट एंड एनिमल डिराइव्ड एसिड को ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा विनेगर होता है जिसको हम सिरका बोलते हैं, इसमें होता है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, इनमें क्या होता है? इनमें होता है सिट्रिक एसिड। टैमरिंड जिसको हिंदी में इमली बोलते हैं, ठीक है। ग्रेप्स यानी कि जो हमारे अंगूर होते हैं, कच्चा मैंगो, कच्चा बादाम ठीक है, इसमें टार्ट्रिक एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखना ये कच्चा मैंगो है, पक्का मैंगो में आपका मैलिक एसिड होता है। ठीक है, वो ध्यान रखना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आई थिंक लिखा नहीं है, ध्यान रखना। एप्पल में कौन सा एसिड होता है आपका? एप्पल में होता है मैलिक एसिड। बनाना में भी यही होता है। ठीक है, एप्पल एंड बनाना, बनाना कौन सा एसिड होगा? MALEIC। ठीक है, मैलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो और स्पिनच यानी कि टमाटर और पालक में होता है ओ, टोमेटो ओ ऑक्जेलिक। ठीक है, लैक्टिक एसिड कर्ड, ये आसान है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही तो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टिक एसिड उससे आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, ये लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है। लेकिन अगर पूछ लेगा बटर में या फिर रैंसिड बटर में, अगर पूछ लेगा रैंसिड बटर में कौन सा होता है, तो ध्यान रखना रैंसिड बटर में होता है ब्यूटायरिक एसिड। ये क्वेश्चन सीजीएल के मेंस में आया था पिछले वाले में। ठीक है, ब्यूटायरिक एसिड। लैक्टिक एसिड कर्ड, एस्कॉर्बिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स जैसे आंवला वगैरह में हो गया हमारा एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का साइंटिफिक नेम है? मेथनोइक या फिर फॉर्मिक एसिड, बात एक ही होती है। इसका फॉर्मूला हम देखेंगे कल हमारा जो आखिरी चैप्टर है उसमें।
ठीक है। तो मेथनोइक एसिड बोलो या फॉर्मिक एसिड बोलो, बात एक ही है। ये जो चींटी, छोटी वाली अपनी चींटी देखी होगी, लाल वाली जो होती है ना, जिसको फूंक मारते मारते रह जाओ, लेकिन इतनी भयंकर चपक जाती है सरफेस से, छूटती नहीं है। लेकिन फिर मैं भी गुस्सा आ जाता हूँ, एकदम जोर का इनहेल करता हूँ, जोर का एक्सहेल मारता हूँ सीधे, क्योंकि मैं डेली योगा करता हूँ गाइस, कपालभाति। कितने लोग करते हैं मेरे साथ कपालभाति और भस्त्रिका। नटल्स जो स्टिंग होती है, जो बिच्छू बूटी इसको हिंदी में बोलते हैं, उसमें भी देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा बिच्छू बूटी कैसे दिखती है। ब्यूटारिक एसिड मैंने बता दिया, ओके लिखा हुआ है। स्टेरिक एसिड जो होता है, स्टीयरिक एसिड, ठीक है, STARIC, ये आपका ऑयल्स और फैट में होता है। तो ये रटना है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, जैसे ने बताया सीजल मेंस में ही पूछा गया था, रैंसिड बटर वाला। ऑलराइट, हाँ जी, हाँ, जो बहुत बुरा काटती हैं। तो आंट स्टिंग होता है, नटल स्टिंग प्लस जो स्टिंग ऑफ बी होता है ना, जो मधुमक्खी होती है, उसका जो डंक होता है, उसमें भी यही होता है। जब वो काटती है ना, तो परम आनंद की अनुभूति होती है। वो परम आनंद की अनुभूति क्यों होती है? क्यों? क्योंकि वो मेफॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर दिया उसने, इसलिए। ठीक, मिनरल एसिड पे आते हैं, यानी वो एसिड जो बड़े भयंकर टाइप के एसिड होते हैं, जो हमें, ये तो लिखोगे नहीं, अभी बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं, पहले या तो लिखने के लिए आएगा नहीं, लेकिन ऑफिशियल डेफिनेशन अगर हम बात करें तो वो एसिड होते हैं जो इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, प्लांट और एनिमल डिराइव्ड नहीं बल्कि मिनरल डिराइव्ड होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको ऑयल ऑफ विट्रियोल बोलते हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोजिव के तौर पे, एक्सप्लोजिव से इसको डिराइव किया जाता है, एक्सप्लोजिव बनाने में यूज़ किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक में यूज़ करते हैं। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं ज़रा बताइए? एनाल्जेसिक क्या होते हैं? पेन रिलीवर होते हैं। एंटीसेप्टिक होते हैं जो हमारी घाव वगैरह को भर देते हैं, है ना, एंटीसेप्टिक। जैसे कि एक एंटीसेप्टिक मैंने आपको बताया था जब मिक्सचर वाला चैप्टर देख रहे थे, होमोजीनियस मिक्सचर में कुछ मैंने बताया था, जल्दी से बताइए वो क्या होता है? कार्बोनिक एसिड, कोल्ड ड्रिंक में होता है कार्बोनिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर, ठीक है। ये जो 3 एसिड होते हैं ना, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक, ये कायदे का ज़बरदस्त, इसको तो किंग ऑफ मिनरल्स के नाम से जानते हैं। ये सारे एसिड को डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है, किंग ऑफ मिनरल, जिसको कि बैटरी वगैरह में भी डालते हैं। तो सल्फ्यूरिक सबसे तगड़ा, नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक, ये 3 सबसे तगड़े होते हैं। एंटीसेप्टिक मैंने बताया था, जहाँ पर मैंने आयोडीन को एज ए सोल्यूट यूज़ किया था और एथेनॉल को या फिर इथाइल अल्कोहल को एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया था, या फिर एथेनॉल की जगह वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको हमने एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ किया था। हमने एसिड देख लिया, अब हम देखेंगे बेस के बारे में, यानी कि क्षार। तो क्षार होते हैं हमारे जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी तुम्हें एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। अभी हम देखेंगे आगे चल के कि एसिड और बेस एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं कि वो एक स्पेशल तरह के आयंस देते हैं जब उनको पानी में डाला जाता है। तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं हमारे बेसों में देखेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, सोडियम और पोटेशियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये आपका लाइम वाटर में पाया जाता है, ये विंडो क्लीनर के तौर पे यूज़ किया जाता है। लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम पढ़ चुके ना। लाइम वाटर क्या होता है? जब हम क्विक लाइम की रिएक्शन करवा रहे थे, किसके साथ? चूने को डाल रहे थे पानी में, तो स्लेक्ड लाइम बन रहा था, यही तो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। फिर ये किस तरह की रिएक्शन थी जरा बताएंगे, किस तरह की रिएक्शन थी, और एंडो थी या फिर एक्सो थी, जल्दी से? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को विंडो क्लीनर के तौर पे यूज़ करते हैं। सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को सोप, साबुन बनाने में, कल हम साबुन बनाएंगे कार्बन वाले चैप्टर में। ये जो स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं ये जो सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का दूध, जिसको हम अभी देखेंगे पेट की एसिडिटी, जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो इसको बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पेट की एसिडिटी। ये एक आपका एम से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एम से माइल्ड बेस होता है, मतलब कि वीक भी नहीं होता है, बहुत स्ट्रांग भी नहीं होता, माइल्ड होता है। ये आपकी एक कॉम्बिनेशन संयोजीय अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और ये रिएक्शन हमारी यूजुअली क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक नेचर की होती हैं। क्लियर है? केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है, एसिड की और बेस की। केमिकल का मतलब होता है कि ये केमिकली किसके साथ किस तरह से रिएक्ट करती हैं, ठीक है। चलो, कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक सेल ने बिल्कुल सही है। रिएक्शन विद मेटल्स, अब हम ये रिएक्शन कल ही देख चुके हैं जब हमने देखा था मैश पढ़ाया था मैंने आपको। तो मेटल प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, एज सिंपल एज दैट। इट बर्न्स विद पॉप साउंड, यानी कि जब, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एसिड को किसी मेटल में डालो, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक मिनरल एसिड को, ठीक है,
और उसमें जैसे ही जब तुमने ऑब्जर्व करो कि यार हाइड्रोजन निकल रही है, हाइड्रोजन निकलना स्टार्ट हो गई, तुम माचिस की तीली जलाओ या फिर कुछ लाइटर वगैरह, भड़ाम से ऐसे मतलब इतना भड़ाम नहीं आएगा कि भाई बहुत भयंकर, लेकिन हाँ भड़ाम से ऐसे आवाज़ से आएगी, फटाक सी, ठीक है, पॉप साउंड, क्योंकि हाइड्रोजन बर्न करती है पॉप साउंड से। हाइड्रोजन को कंफर्म करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मेटल में एसिड डालिए और लाइटर वहाँ लगाइए, लेकिन थोड़ा सा दूर से करके लगाइएगा, कोई भी आग लगा रहे हैं नहीं तो फिर डर जाएंगे आप काफ़ी जोर का, है ना। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जिंक है, दैट इज़ अ मेटल, H2SO4 विच इज़ एन एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका बन रहा है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सेम गोज़ यहाँ पर जिंक और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और बेस के साथ किस तरह से रिएक्ट हो रहा है, बेस के साथ भी ध्यान रखिएगा, ये तो हमने देखा कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन निकाल रहा है, बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन निकालता है, बट नॉट ऑल बेसिस, जो बहुत स्ट्रांग होते हैं वही निकाल पाते हैं। लेकिन अगर हम एसिड के साथ जाने तो ऑलमोस्ट सारे निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमें मिनरल एसिड ही लेना पड़ेगा तभी नेसेसरीली हाइड्रोजन निकलेगी। मिनरल का मतलब ऐसा नहीं कि हम H2SO4 HCl HNO3 नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तभी निकलेगा। और एक ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक एसिड को हम किस नाम से जानते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरियाटिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बात मैं आपको आई थिंक म्यूरियाटिक एसिड वाली तो पहले ही बताई थी बायोलॉजी में, जब गैस्ट्रिक जूसेस हम लोग देख रहे थे। जैसे वो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, क्या आपने, आप में से कितने लोगों ने ये बात सुनी है कि तांबे के बर्तन में कभी दही नहीं रखना चाहिए? कितने लोगों ने बात सुनी है कभी? पहले नहीं सुनी है तो आज सुन लो कि तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए एसिड को, ये कर्ड को, दही को। क्यों? क्योंकि दही में होता है एसिड, और जब आप उसको तांबे के जग में, तांबे के बर्तन में रखोगे तो उसके साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। बर्तन तो खराब होगा ही होगा, एसिड भी खराब होगा, मतलब कर्ड भी खराब होगा, दोनों खराब होंगे आपके, ठीक है। बट बेसिस तो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड होते हैं, लेकिन हाँ हाइड्रोजन निकालते हैं भी, सॉल्ट और हाइड्रोजन। अब हम देखेंगे कि एसिड और बेस किस तरह से मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सुना है? अच्छा। मैंने सुना है, अच्छा, सबने सुना है मतलब। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनको हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मेटल बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है, बाई कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे गिव सॉल्ट, वाटर एंड दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। वो CO2 गैस को भी लिबरेट करता है। ये क्या था, मेटल कार्बोनेट मेटल बाई कार्बोनेट तो ले लेते हैं, ये मेटल कार्बोनेट ले लिया, या फिर मेटल बाई कार्बोनेट, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको मेटल बाई कार्बोनेट ही बोलते हैं। HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको CO2 गैस देखने को मिलेगी, जो कि एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। CO2 गैस कहाँ, बहुत जगह पे यूज़ की जाती है, अभी हम देखेंगे कहाँ पर। और जरा बताइए CO2 गैस को कैसे टेस्ट करेंगे? हाइड्रोजन जो वहाँ निकली थी उसको तो टेस्ट कर लिए थे, आग जला के पॉप साउंड निकलेगा, लेकिन CO2 को कैसे टेस्ट करेंगे, ये कमेंट करके जरा बता देंगे आप। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाने गया बेस से, यानी कि मेटल कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट की रिएक्शन अगर बेस के साथ कराऊंगा, नहीं होगी वो रिएक्शन, नहीं होगी। यहाँ पर तो हो भी रही थी कुछ केसेस में, सॉल्ट और हाइड्रोजन निकल रहा था बेस के साथ, लेकिन यहाँ नहीं होगी, ठीक है। टेस्ट की अगर बात करेंगे तो हम ये देख चुके हैं कि इसमें क्या लाइए, लाइम वाटर लाइए। लाइम वाटर को क्या कर देती है, ये लाइम वाटर को मिल्की बना देती है, दूधिया कलर का। CO2 इज द गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। देखो वही चीज़ है, टेस्ट ऑफ CO2, ठीक है। रिवाइज हो गया आपका पिछला जो हमने पढ़ा था, इसको कहाँ पर पढ़ा था, इसको हमने पढ़ा था रिएक्शन वाले चैप्टर में। अब आते हैं कि अगर हमें किसी एसिड का सर डाइल्यूशन करना है तो कैसे करेंगे। डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूशन का होता है कि एसिड को हमें कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ ले जाना है। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है सर? कंसंट्रेटेड एसिड होता है जिसमें कि कंसंट्रेटेड से हमें डाइल्यूट की ओर ले जाना है। कंसंट्रेटेड वो होता है जिसमें कि, एक सेकंड रुक जाओ अभी, ठीक है, पहले ये थोड़ा देख लो, देन उसको हम वो करेंगे, ठीक है, देन हम डाइल्यूशन करेंगे एसिड का। अभी हम पहले देखेंगे एसिड और बेस जो होते हैं वाटर सोल्यूशन में कैसे बिहेव करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो एसिड और बेस होते हैं वाटर सोल्यूशन में, जब उनको पानी में डालते हैं एक्वा सोल्यूशन में, तो ये कुछ आयंस रिलीज करते हैं। जैसे कि एक्वा सोल्यूशन जो एसिड का होता है वो हाइड्रोजन आयंस या फिर हाइड्रोनियम आयंस रिलीज करता है। एक्चुअल में होता ये है कि जब हम एसिड को पानी में डालते हैं,
एक्चुअल में एसिड को कभी भी पानी में नहीं डालना चाहिए, मतलब डालना चाहिए, पानी को कभी एसिड में नहीं डालना चाहिए, अभी हम देखेंगे क्यों। ठीक है, तो एसिड को हमें अगर जब पानी में डालते हैं तो क्या मिलता है, H+ आयंस रिलीज होते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड के अंदर H+ आयंस भरे हुए होते हैं। समझ आ गई आपको ये बात, H+ आयंस होते हैं। अब जब हम पानी में डालते हैं उसको, तो वो H+ आयन जो निकले वो और H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाते हैं, H3O+। इसी को बोल देते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसी को बोल देते हैं हाइड्रोनियम आयन। बेस को जब डालते हैं तो हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन से निकलता है, हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं OH-। डिस्टिल्ड वाटर, अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हम मतलब ये हम देख चुके हैं कल ही कि क्योंकि इनमें आयंस नहीं होते हैं इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सारे पानी एसिड तो पानी में घुल जाते हैं, सारे ऑलमोस्ट जनरली सारे एसिड, लेकिन सारे बेसिस पानी में नहीं घुलते हैं। वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको एल्कली बोलते हैं, एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 वालों को बोलते हैं। तब मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, अगर आपको याद आ रही हो तो वही चीज़ है ये कि एसिड तो सारे पानी में जनरली घुल जाते हैं, लेकिन सारे बेस पानी में नहीं घुलते हैं। वो बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको एल्कली बोलते हैं। ये एल्कली आर सोपी टू टच, यानी कि बड़े सोपी। अब जो सोप होती है, साबुन होती है जिससे आप नहाते हो, उम्मीद है कि नहा रहे होगे टाइम टाइम पे। कौन कौन है जिसने यहाँ पर 1-1, 2-2 दिन का नागा करके बैठा हुआ है? क्यों? कितने लोग हैं यहाँ पर? सर स्टार्ट हिस्ट्री आफ्टर केमिस्ट्री सो दैट स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर मेंस कैन कम्प्लीटली रिवाइज इट इन 30 days। अब क्योंकि एवो 9 जी ने ये बात बोली है तो इसके बाद हिस्ट्री ही स्टार्ट होगी। अगर ये बात कोई और बोलता तो मैं ना मानता, क्योंकि एवो 9 जी ने बोली है तो अब इस बात को मानना पड़ेगा और आप सभी को फॉलो करना पड़ेगा इस बात को। हिस्ट्री ही स्टार्ट होगी अब। ठीक है, सोपी होते हैं टच में, तो देखा होगा अपने सोप को टच करके। बिटर होते हैं, टेस्ट कर सकते हो वैसे, और कोरोसिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। ऑल एल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। समझ में आई बात? थोड़े ऊंचे लेवल की थी क्या? देखो, अब एल्कली वो बेस होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, एल्कली वो बेस होते हैं, यानी एल्कली तो बेस होगा ही होगा नेसेसरली। लेकिन क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सारे बेस एल्कली होंगे? नहीं, क्योंकि सारे बेस तो पानी में घुलते ही नहीं है। और एल्कली तो वो बेस होते हैं जो पानी में घुलते हैं, और क्योंकि सारे बेस तो पानी में घुलते नहीं हैं तो इसलिए सारे बेस एल्कली नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इस पे आते हैं थोड़ा सा डाइल्यूशन कैसे करते हैं। जब आप ये समझ चुके हैं कि H+ आयन और ये किस तरह से होता है, ठीक है, H+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयंस क्या होते हैं, देखो। तो जब हम डाइल्यूशन करते हैं, अब डाइल्यूशन का मतलब आपको शायद पता होगा, जितना अभी तक आप पढ़ चुके हैं उस हिसाब से, नहीं तो मैं फिर बता देता हूँ। जैसे मैंने कल भी आपको आई थिंक ये चीज़ बताई थी। ये मान लेते हैं कोई एसिड है, ठीक है, 5 ml एसिड है, ठीक है। ये आपका मान लेते हैं 10 ml 10 मिलीलीटर का एसिड है, ये 10 ml एसिड है, ठीक है। और इसमें 10 ml का ये सोल्यूशन है। 10 ml का सोल्यूशन में 8 ml जो है आपका एसिड है और 2 ml है वाटर, ठीक है, वाटर है। एक मैंने दूसरा मेरे पास बीकर है, सेम साइज़ का है, सेम उसका अमाउंट है, मतलब 10 ml ही पड़ा हुआ है। और इसमें अगर बात करेंगे तो 2 ml एसिड है और 8 ml जो है पानी है, वाटर है। तो ये वाला जो होगा ये डाइल्यूट सोल्यूशन है और इसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड। आपने अगर लेबोरेटरी में देखा हो कभी, बाकी चीज़ों को देखने से अगर फुर्सत मिली हो तो, है ना, क्योंकि होता था कुछ, क्या ये रखी हुई है बॉटल के बीच से किसी को झांका जा रहा है। तो ये सारी हरकतों से अगर तुम्हें कुछ टाइम मिला होगा अगर कभी, तो तुमने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि लिखा रहता है CD इस तरह से, या फिर CONC DIL। तो उसका मतलब यही होता था कि कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं हमारे, डाइल्यूट हो जाएगा और ये कंसनट्रेटेड हो जाएगा। अब हम किस तरह से एसिड को डाइल्यूट कर सकते हैं, क्योंकि एसिड बहुत स्ट्रांग होते हैं, ऐसे मैंने बताया, तो कोरोसिव नेचर होते हैं। तो डाइल्यूट करने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है डाइल्यूशन का, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक। बेटा मैं खुद के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अगर मैं खुद के बारे में बता रहा हूँ तो तुम्हें नोटिस कहाँ से करता भाई, ये कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट में तुम्हारे बारे में बता रहा हूँ, है ना। 7 दिन से नहीं नहाया है, ओके।
हम्म, चलो भाई, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कैसे डायगोनल रिलेशनशिप, यस हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की होती है रिएक्शन। अब क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक होती है ये रिएक्शन, मतलब एक्सोथर्मिक तो होती है फॉर श्योर, अब हाईली होगी कि नहीं होगी ये डिसाइड करेगा कि आप क्या हरकत कर रहे हैं। कभी भी वाटर को एसिड में ऐसे डायरेक्टली नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जैसे होता है हाईली एक्सोथर्मिक होती है, स्प्लैश कर जाएगी, यानी फट जाने का मतलब ये जो बीकर है जिसमें आपने डाला है वो फटने तक के चांसेस रहते हैं, इतना भयंकर वो एक्सोथर्मिक होता है। चाहे भले चाहे कितना बर्फ़ वरफ आस पास लगा लो, लेकिन अब बर्फ़ लगाओगे तो और जल्दी टूटेगा। क्यों? क्योंकि और अगर कांच मोटा हुआ तो फिर तो तुम भूल ही जाओ, तो टूटना ही टूटना है कांच अगर मोटा हुआ। ठीक है, आपने अगर कभी देखा हो किसके यहाँ पे भी, रिसेंटली मेरे यहाँ पे महीने भर पहले ही हुआ था। क्या हुआ था, जैसे कांच की टेबल थी, मम्मी ने आके चावल का कुकर रख दिया और थोड़ी देर रखा रहा, चड़ाक से एकदम टूट गया, पूरा टूट गया वो। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो इनर लेयर जहाँ पर जिस लेयर में वो गरम गरम हो गया, वो गरम हो गई। ठीक है, वो एक्सपैंड कर रही है और ये लेयर ठंडी है। और ये चीज़ें सर्दियों में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये एक लेयर ठंडी है, एक एकदम से गर्म हो गई, एक एक्सपैंड करना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है, तो वो टूट जाता है इस वजह से। तो ये आपका टूट जाएगा। ठीक है, ग्लास मोटा है और एकदम आपने अगर उसको और ठंडा कर रखा है बाहर से तो। लेकिन अगर आप एसिड को धीरे धीरे वाटर में ऐड करोगे किनारे से, एकदम एसिड को धीरे धीरे वो भी ऐड करना है पानी में किनारे से, एक्सोथर्मिक ये भी होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होगी कि स्प्लैश करके एकदम फटवट हो जाएगा कुछ। ठीक है, क्लियर? कल पीसीएस है, क्लास ना करें? अच्छा, अब अगले साल ही ना होगा। क्लियर हो गया सभी को? हम्म तो अब आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे। ये क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं उदासीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देते हैं, और ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक in नेचर होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा बताओ, जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है वो कैसे नेचर की होती है? तो अब ध्यान समझेंगे यहाँ पर कि एसिड और बेस दोनों क्या हैं, ऑपोजिट्स हैं। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों को मिलाओगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना? तो वैसे ही एसिड एकदम एंड पे, बेस एकदम दूसरे एंड पे, दोनों एकदम ऑपोजिट नेचर के हैं। क्योंकि दोनों ऑपोजिट नेचर के, दोनों को मिलाओगे तो न्यूट्रल चीज़ मिल जाएगी आपको। समझ में आई चीज़? हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक नेचर के होते हैं। तो एक बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट और वाटर। हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, ध्यान रखना है यहाँ पे। मेटल की जब रिएक्शन होगी एसिड से तब हाइड्रोजन निकलता है। मेटल ऑक्साइड वो बेसिक नेचर का होता है, तो वो आपका सॉल्ट और वाटर देगा। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसे नेचर का होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। ये जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर देगा। क्लियर? लेकिन अगर आप नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से करवाओ या फिर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की बेस के साथ कराओ, वो रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि आप एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करवा सकते हो, बेस के साथ नहीं रिएक्ट करवा सकते हो। लेकिन कुछ ऑक्साइड होते हैं जो दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं आप कमेंट में बताएंगे जल्दी से। अब जो सॉल्ट बनता है यहाँ पर एसिड और बेस को मिलाने पे, उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? तो एक्चुअल में इसका पीएच वैल्यू हो सकता है आपको लगे कि सर ये तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल चीज़ मिली है तो इसका पीएच वैल्यू तो मतलब ये न्यूट्रल ही होगा, न्यूट्रल होगा एकदम। अभी पीएच वैल्यू क्योंकि मैंने बताया नहीं तो 7 और 6 5 3 2 1 नहीं करूँगा, बस न्यूट्रल मैं बोल रहा हूँ, न्यूट्रल एसिड बेस। तो सॉल्ट आपको लगेगा कि यार न्यूट्रल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है, जैसे पानी होता है हमारा, एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। अब वो कैसे डिसाइड होगा, पहले हम उसके लिए पीएच स्केल पढ़ लेते हैं और उसके बाद ये पढ़ाऊंगा, और एक जो पीछे हमने चीज़ छोड़ी थी यूनिवर्सल इंडिकेटर वाली वो। और ऐसे ऑक्साइड जो दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं उनको हम एम्फोट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया हमारा, है ना, जनाबे आली करके पढ़ा था हमने, तो जिंक ऑक्साइड हो गया, आपका बेरियम ऑक्साइड हो गया, और आपका ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, टिन ऑक्साइड हो गया, गैलियम ऑक्साइड हो गया। खैर, अब ये पीएच स्केल क्या चीज़ होती है, तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें पी का मतलब पोटेंस होता है जर्मन लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में? जर्मन लैंग्वेज में, क्योंकि इसको एक जर्मन साइंटिस्ट थी सोरेंसन करके, उन्होंने उसको बनाया था पीएच स्केल को, जहाँ पी का मतलब पोटेंस और इंग्लिश भाषा में पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। ठीक, ये एक तरह का यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। 0 से लेके 14 तक, 0 से लेके
14 तक क्या होता है, इसका वैल्यू जाता है 0 से लेकर 14 तक इस स्केल का वैल्यू। जैसे हमारी स्केल थी स्कूल में यूज़ करते थे 15 सेंटीमीटर वाली, तो 0 से लेकर वो 15 सेंटीमीटर तक जाती थी। ये है 0 से लेकर 14 तक। मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर होता है क्या, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो काफ़ी सारे इंडिकेटर से मिलके बनता है और वो डिफरेंट कलर दिखाता है डिफरेंट आयन के कंसेंट्रेशन में। ये एक तरह की लॉगरिथमिक स्केल होती है एंड इट मेजर्स दी हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन, या फिर मैं हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है H+ आयन तब मिलता है जब मैं एसिड को पानी में डालता हूँ, और पानी में क्योंकि H2O है मॉलिक्यूल है, तो H+ H2O के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके H3O+ भी बना सकता है हाइड्रोनियम आयन, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब ये जो हमारी वैल्यू स्केल है वो 0 से लेके 14 तक रन करती है, ठीक। 0 से 14 के बीच की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर 7। सिंपल, 14 + 0 / 2 एवरेज वैल्यू 7 निकल के आएगी। तो ये न्यूट्रल वैल्यू होती है 7। इसके लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होती हैं 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ये एसिड को डिनोट करती हैं। अगर 7 से कम वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं कि उसमें H+ आयन का कंसेंट्रेशन कितना है, -log ऑफ H+ आयन का कंसेंट्रेशन और pH, और इसका अगर वैल्यू आ जाता है 0 से लेकर 7 के बीच में, तो उसको हम बोल देते हैं कि भैया तुम एसिड हो। और अगर 7 से 14 के बीच में आ गया तो हम बोल देते हैं कि तुम बेस हो। क्यों यहाँ पर OH नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बेस पानी में जाने के बाद हाइड्रोक्सिल आयंस यानी हाइड्रोक्साइड यानी कि OH नेगेटिव आयंस देता है, एसिड H+ आयंस देता है, और अगर 7 वैल्यू आ गई आपकी तो बधाई हो, आप न्यूट्रल हैं। जैसे कि हमारा पानी, वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, ये क्या होता है 7 वैल्यू। अब 6 अगर किसी की वैल्यू है, 5 है, क्योंकि भाई एसिड तो एसिड होवे, 0 से 7 के बीच में उसका pH होवे, लेकिन कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि सबको एक पैरामीटर पर तो नहीं रख सकते ना। अब H2SO4 बोलेगा हमारी क्या इज्जत है एसिटिक एसिड के सामने, एसिटिक एकदम वीक है, हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं, सबको घोल लेते हैं, कहीं भी डालो रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन हमको कुछ स्पेशल इज्जत तो मिलनी चाहिए। तो स्पेशल इज्जत ये है कि जितना आपका pH वैल्यू कम है आप उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं, जितना आपका pH वैल्यू कम है उतने ही आप स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, उतने ही ज़्यादा आप H+ आयंस दे रहे हैं, उतने ही क्विकली आप H+ आयंस दे रहे हैं वाटर में। जब मैंने वाटर में डिज़ोल्व किया किसको, मैंने एक तो वाटर में डिज़ोल्व किया पहले H2SO4 को, सेम वाटर में डिज़ोल्व किया एसिटिक एसिड को, तो आप ये समझिए कि H2SO4 में बहुत ज़्यादा H+ आयंस और बहुत जल्दी H+ आयंस मिलेंगे एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। दैट मीन H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसका pH वैल्यू कम होगा एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। ध्यान रखना है, ज़्यादा मत कर देना। और लेकिन हाइड्रोनियम आयन का कंसेंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन इसमें ज़्यादा होगा, इसमें H2SO4 में। यानी जितना हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन रहेगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा और उतना ही कम उसका pH वैल्यू होगा। बेस के साथ उल्टा है, जितना ही ज़्यादा pH वैल्यू होगा 7 से ऊपर उतना ही ज़्यादा वो हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्सिल आयंस देगा, और उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा। यहाँ सब ज़्यादा है। क्लियर हो गई। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के pH वैल्यू देख लेते हैं, जैसे कि हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो पेट में जूस होता है, आपको पता है एसिडिक नेचर का होता है, उसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसका pH वैल्यू 1.6 होता है। पता आपको ये बात? नहीं पता? गैस्ट्रिक जूस मैंने बताई थी ये बात आपको। गैस्ट्रिक जूस हो गया, देन लेमन हो गया, यानी कि ये क्या बोलते हैं इसको, नींबू बोलते हैं, इसका रफली 2 होता है। वहीं अगर हम बात करें मिल्क का, क्या होता है, मिल्क, दूध, इसका थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, 6.4 होता है समथिंग। वहीं अगर हम बात करें ब्लड का, क्या होता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बस मैं pH लिख रहा हूँ, ये भी मैंने को होता था 7.4। इसको बोलते हैं स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा सा एसिडिक है, 7 से जस्ट थोड़ा सा कम है, ठीक है। ऐसे जो सलाइवा होता है मुंह में वो भी स्लाइटली एसिडिक होता है, वो क्या होता है, वो भी स्लाइटली एसिडिक, ऐसे 6.5 के समथिंग होता है। ब्लड स्लाइटली बेसिक होता है, स्लाइटली एल्कलाइन भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना है, स्लाइटली बेसिक या स्लाइटली एल्कलाइन, बेस ही एल्कलाइन होते हैं आपके, ठीक है। तो 7.4 रफली होता है। वहीं अगर हम बात करें ये जो मैग्नीशिया का दूध था, दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको कि पेट की एसिडिटी ख़त्म करने के लिए आई थिंक लिखा होना चाहिए आगे, तो जैसे लिखा है वैसे तो मैं pH वैल्यू यहाँ पर लिख देता हूँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया,
pH वैल्यू क्योंकि आगे नहीं लिखा हुआ है 10। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है दैट इज़ NaOH होता है, बहुत भयंकर बेस होता है, 14 एकदम एक्सट्रीम एंड पे पड़ा हुआ है। ठीक, इंपॉर्टेंस क्या है पीएच की हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? तो एसिड रेन जो होती है वो क्या, कौन सी रेन होती है जिसका वैल्यू 5.6 से कम हो जाए, यानी वो बारिश जिसका पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए तो उस रेन को एसिड रेन बोल देते हैं। और इसके काफ़ी सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। जैसे ताजमहल है, तो बेचारा ताजमहल का जो सफ़ेद पना जो संगमरमर है वो ब्लीच हो रहा है, उसका जो डी कलरेशन हो रहा है वो कलर जा रहा है। सॉयल जो होती है मिट्टी, उनमें उगी हुई क्रॉप्स, उनको बहुत ही नुकसान करता है क्योंकि जो सॉयल है वो अगर एसिडिक हो जाएगी तो फिर हमें उसे ट्रीट करना पड़ेगा सर। अगर एसिडिक हो गई सॉयल तो फिर हमें लाइम वगैरह डालना पड़ेगा, ठीक है, लाइम चूना वगैरह, स्लेट लाइम वगैरह ये सब डालना पड़ेगा। और अगर सॉयल बेसिक हो जाती है तो हम यूज़ करते हैं जिप्सम। जिप्सम एक तरह का सॉल्ट होता है जो कि हम आगे अभी देखेंगे। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो एक नैरो रेंज ऑफ, ठीक है, अंडर अ नैरो, ठीक है, नैरो पीएच रेंज, नैरो पीएच रेंज पे काम करती है 7 से लेके 7.8। जो हम हमारा जो सलाइवा होता है मुंह में, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे दांत का आउटर कवरिंग होता है उसको हम बोलते हैं इनैमल। ठीक है, ये हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का, मैंने आपको बताया था इनैमल, आउटर कवरिंग होती है टूथ की। धीरे धीरे आपको टूथ डीके देखने को मिलता है। तो टूथ डीके आपको कब देखने को मिलता है पता है आपको? टूथ डीके यानी कि आपके टूथ कब डीके होने लगेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस को भी डीके करने लगते हैं जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये तब होता है जब आपका पीएच वैल्यू आपका माउथ का सलाइवा का 5.5 से अगर गिर जाए ना, नीचे हो जाए। कब होता है? होगा ये कि अगर मान लो आपके खाना फंसा रह गया रात में, तो क्या करेंगे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको तोड़ेंगे तो उससे एसिड प्रोड्यूस होगा, उस पर एसिड प्रोड्यूस होगा और वो एसिड क्या करेगा, धीरे धीरे पीएच लेवल को डाउन करेगा और आपका टूथ का डीके होने लगेगा। इसीलिए बोला जाता है कि रात में भी थोड़ा सा कुल्ला उल्ला करके सोना चाहिए कि अगर कुछ दांतों में फंसा ना रह जाए। ठीक है, ड्यूरिंग इनडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस टू मच। तो ये समझ में आ गया, 5.6 से अगर कम हो रहा है तो एसिड रेन, 5.5 से कम हो रहा है तो सलाइवा में वो टूथ डीके होने लगेगा। अब जो हमारा एसिड रेन होता है वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे सॉक्स और नॉक्स, यानी ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगा एनवायरनमेंट में, चलो अभी के लिए छोड़ दो। ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अगर पानी में घुल जाते हैं तो अब जब इनडाइजेशन होता है, जब तुम बहुत ज़्यादा खा लो, पेल के धक्का पेल मचाए हुए हो, तो स्टमक क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करने के लिए जल्दी जल्दी एसिड प्रोड्यूस करेगा। तो एसिड प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा, एसिड प्रोडक्शन की वजह से होगा ये कि पेट में एसिडिटी हो जाएगी। अब एसिड को कौन न्यूट्रलाइज कर सकता है? बेस कर सकता है। तो ऐसे बेस जो हमारे पेट की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करते हैं उनको एंटासिड बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर बेकिंग वाला सोडा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कई सारे एंटासिड होते हैं जिनमें की टैबलेट वगैरह भी जो आती है जिनमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ मेजर कंपोनेंट। अब ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये कैसा बेस होता है? इट इज़ अ वीक बेस। ठीक है, कॉफ़ी में भी आपका एसिडिक नेचर होता है। कॉफ़ी में आप ये मान के चलो कि दूध से ज़्यादा ही एसिडिक होता है। दूध आपका स्लाइटली एसिडिक होता है, जैसे मिल्क 6.4, दूध से भी ज़्यादा एसिडिक होती है आपकी कॉफ़ी। ठीक है, तो ये वीक बेस होता है। तो वीक ही लेंगे, ऐसा ना लेंगे भैया स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। ठीक है, पहली बात तो कोरोसिव इन नेचर होते हैं, दूसरी बात डाला तो बेसिक हो गया। भैया पेट का जो आपका माहौल है वो एसिडिक ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जल्दी से कमेंट करके बताओ, पेट का माहौल क्यों एसिडिक होना चाहिए स्टमक का? क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा एंजाइम है पेप्सिन, जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक कर रहा है, वो तभी फंक्शन कर पाएगा। और दूसरा, बैक्टीरिया जो हार्मफुल आ गए हैं अगर खाने में, तो उनको मारने का काम उसी का होता है। तो अगर तुम मीडियम को बेसिक बना दोगे, स्ट्रॉन्ग बेस डाल के, तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि जो हमारे दूधिया लोग होते हैं, मिल्क मैन लोग होते हैं, अब क्योंकि स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है हमारा मिल्क, 6.4 6.6 इसके बीच में। अब धीरे धीरे विद टाइम, जैसे मान लो सुबह दूध दुहा इतने टाइम, ठीक है, वैसे तो दूध जो हमारे दूधिया लोग होते हैं वो तुम्हारी तरह नहीं होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग की तरह नहीं होते हैं, वो बहुत जल्दी उठ जाता है। ठीक है, वैसे मैं भी उठ जाता हूँ, लेकिन वो लोग, वो ये समझ लो उनके लिए 5:30 5:30 जो लेट होता है उनके लिए टाइम, वो 4 4:30, ठीक है, इतने टाइम उठते हैं। तो
उन्होंने सुबह दूध लिया, दूध अब शाम तक उसको डिलीवर कर रहे हैं, शाम तक दे रहे हैं, दोपहर तक दे रहे हैं, तो उन्हें पता है धीरे 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 जो है इसका पीएच वैल्यू जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो इसको धीरे धीरे क्या करने लगेगा, कर्ड की तरफ ले जाने लगेगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं, इसमें एक वीक बेस को ऐड कर लेते हैं। अब भैया स्ट्रांग बेस को ऐड कर लेंगे तो वो 8 के तकरीबन चला जाएगा, दूध का टेस्ट ही नहीं आएगा, जो हल्का सा खट्टापन आता है बाद में पीने के बाद, वो टेस्ट ही नहीं आएगा अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक वीक बेस डालते हैं कि भाई 6.4 है, ठीक है, मान लेते हैं, तो उसको 7 तक ले जाएंगे, न्यूट्रल तक ले जाएंगे, ठीक है, और जब तक वो शाम तक डिलीवर करेंगे वो 6.4 पे फिर पहुंच जाएगा। तो इसलिए वो एक वीक बेस को ऐड कर लेते हैं दूधिया लोग हमारे। ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है सेल्फ डिफेंस के तौर पे भी यूज़ किया जाता है इनको। किनको? मतलब ये जो हमारी बी स्टिंग है, तो जो हमारी चींटी हो गई, चाहे मधुमक्खी हो गई, क्यों डंक मारती हैं? वो डंक मार के हमें फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करके परमानंद की अनुभूति करवाती हूँ। बोलती हैं डोंट टच मी, मुझे मत छूना, किसी और को जाके छुओ, मुझको मत छू लेना, और छुओगे तो फॉर्मिक एसिड टक टक कैसे करके मारेंगे तुम्हें। नेटल जो प्लांट होता है जिसको बिच्छू बूटी बोलते हैं, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें स्टिंगिंग हेयर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। अगर आपने इसको भी छुआ तो आपको जो है परम आनंद की हल्की हल्की अनुभूति होगी। इसीलिए इसको कोई भी जानवर भी खाने में 10 बार सोचता है पहले, ठीक है, क्योंकि ये आपको दे देगा। लेकिन घबराने वाली बात नहीं, इसी के आसपास ही एक डॉग प्लांट करके मिल जाता है, मैं डॉक DOCK, ठीक है, डॉग नहीं होता, डॉग प्लांट होता है, आई थिंक डॉग होता है, डॉग प्लांट होता है, डॉग, ठीक है, डॉग प्लांट होता है, वो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। कैसे नेचर का होता होगा, ये बेसिक नेचर का होता है, तभी तो न्यूट्रलाइज कर देता है उसको, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, मेथेनोइक या फिर फॉर्मिक एसिड, जो कि स्टिंग बी स्टिंग में होता है। रेमेडी, अप्लाई माइल्ड बेस लाइक कैलामीन जिंक कार्बोनेट। तो जब भी आपको ये चींटी काट ले या फिर मधुमक्खी काट ले, चींटी के थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, मधुमक्खी के काफ़ी देर तक रहता है, ठीक है, या फिर आपको ये हो जाए तो आप माइल्ड बेस लाइक कैलामाइन, जो कि जिंक कार्बोनेट होता है ZnCO3, उसको आप अप्लाई कर लीजिए, थोड़ा राहत की सांस लेंगे आप। ठीक, ख़त्म हो गया एसिड एंड बेस। अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं क्या, नमक नमक खेलेंगे यहाँ से। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बेकार होती है ये, हमारी बॉल गिर जाती थी इसके पास से, तभी तो गिरती थी। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? काफ़ी ठंडियों का एहसास हो रहा है। व्हाट अबाउट फिज़िक्स? भैया होगी फिज़िक्स भी, हिस्ट्री के बाद होगी। आपको खोरथा लैंग्वेज बोलनी आती है? सर गांजा में क्या है बेटा? निशु, मैं तुम्हारे डीपी देख के हम समझ सकते हैं तुम ऐसे ही क्वेश्चन पूछो, है ना। खैर स्टार्ट करते हैं। क्लोरल्कली प्रोसेस, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू ब्राइन इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। दे हो सॉल्ट पढ़ाने से पहले मुझे आपको बताना था पीएच और सॉल्ट, है ना। देखो अब आपको ये सब पीएच वैल्यू समझ में आ गई। अब सॉल्ट जैसे होना था आपको, ये एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। कब? देखो, अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया, छोड़ो, ठीक है, अभी मैंने बताया एसिड बेस रिएक्ट करोगे सॉल्ट और वाटर मिलेगा, ठीक है। अब अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और अगर आपने वीक बेस लिया, मिलेगा तो फिर भी सॉल्ट एंड वाटर, लेकिन ये सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट नहीं होगा। कैसा सॉल्ट होगा ये सॉल्ट, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग था तो एसिडिक नेचर का होगा। अगर आपने वीक एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो अब कौन वीक एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, अब कौन डोमिनेट करेगा? बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। तो अब जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? बेसिक सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट तो फिर भी बन रहा है। आप ऐसे समझ सकते हो कि आप में किसकी ज़्यादा करेक्टरिस्टिक आएंगी, मम्मी की कि पापा की। तो वो डिपेंड करेगा कि कौन डोमिनेटिंग था, मम्मी या पापा। तो उसके बेसिस पे डिसाइड होती हैं चीज़ें कि नेचर जो है आपका वो कैसा होगा, ठीक है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट एसिडिक होगा, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट बेसिक होगा। अब हमारा न्यूट्रल सॉल्ट किस केस में बनेगा? तो आप बोलोगे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, तो सॉल्ट आपका न्यूट्रल बनेगा। और यहाँ पे एक और केस बनेगा एंड दैट इज वीक एसिड और वीक बेस, तो अगेन सॉल्ट कैसा बनेगा? इन दोनों केस में न्यूट्रल बनेगा, जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा। ठीक,
जैसे एग्जाम्पल मैं कोट कर देता हूँ आपको, जैसे ये मैं ले रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मैं ले रहा हूँ HCl, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, pH वैल्यू 14 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब आप रिएक्ट कराओगे NaCl सोडियम क्लोराइड तो ये आपका एक बनेगा न्यूट्रल सॉल्ट। लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लूँ, ठीक है, और ये वीक बेस है, ठीक है, यहाँ पर मैं ले लूँ HCl को, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये जो AlCl3 बनेगा ना यहाँ पे, ये आपका होगा, ये होगा एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक है, क्योंकि बेस वीक था यहाँ पर, बेस वॉज वीक, इसलिए। अब जैसे मैं CH3COOH ले लूँ एसिटिक एसिड, और मैं ले लूँ NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, ये कैसा बनेगा, ये बनेगा CH3COONA। अगेन सॉल्ट तो है, लेकिन ये बेसिक सॉल्ट है। क्यों बेसिक सॉल्ट है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड था। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अभी हम सॉल्ट में क्लोर एल्कली प्रोसेस देखते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 10 स्टार मार्क लगा लो इसमें, 2 महीने 8 अपने आप से लगा लो, ठीक है। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। जब हम ब्राइन में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो ये डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है NaOH, और इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें कहीं सॉल्ट बना नहीं है, यहाँ पर हमने सॉल्ट का इस्तेमाल करके कुछ बना रहे हैं, बेस बना रहे हैं, लेकिन ये आगे कई सारे सॉल्ट को बनाने में हमारी हेल्प करेगा। सर ब्राइन क्या होता है? ब्राइन ये होता है NaCl का एक्वस फॉर्म। NaCl को क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, इसको हम इसके इन नामों से जानते हैं, जिसको कि हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कॉमर्शियल तरीके से प्रोडक्शन होता है कि जो समुद्र का पानी होता है उसको सुखा लेते हैं, क्योंकि समुद्र के पानी में नमक होता है, मतलब NaCl होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, ये सब होते हैं, सबसे ज़्यादा NaCl होता है। लैबोरेटरी में तो NaOH और HCl की रिएक्शन करवा दोगे तो भी NaCl मिल जाएगा, लेकिन वो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो ये हमारा टेबल सॉल्ट होता है। अब अगर इसका तुम एक्वस फॉर्म ले लोगे, एक्वस मतलब पानी थोड़ा डाल दोगे, तो उसी को ब्राइन बोलते हैं। अब इसमें तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, यानी इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है? एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। ये क्या होगा आपका? ये होगा एनोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, और ऑफ द बैटरी, और नेगेटिव जो होता है वो हमारा कैथोड होता है। तो जो आपको हाइड्रोजन है और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों तो मिलेंगे कहाँ पर? ये दोनों तो मिलेंगे आपको कैथोडे में, और ये जो Cl2 है क्लोरीन, ये मिलेगी आपको एनोडे में, ठीक है, एनोड में। क्लोरीन एनोड में और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन जो आपको कैथोड में मिलेंगे। इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों? क्योंकि ये जो होता है क्लोर है और ये जो है आपका एल्कली है, ठीक है। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लियर हो गया? तो ये नाम जो है क्लोर एल्कली ऐसे ही नहीं आया है, क्लोरीन मिल रही है और एल्कली। अभी हमने देखा था वाटर एल्कली, एल्कलीज आर दोज बेसिस विच डिजॉल्व इन वाटर। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इट इज़ एन एल्कली बिकॉज इट डिजॉल्व्स इन वाटर। जैसे मैं ले लूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो एंटासिड पढ़ रहे थे, वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है सर, वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है। तो आप सोचेंगे कि सर पेट में हम जो खाते हैं एंटासिड के तौर पे तो वो घुलता ही नहीं होगा। नहीं, घुल जाता है वो, क्योंकि पेट में हमारा बहुत ज़्यादा एसिड है ना, HCl एसिड रिलीज हुआ, तभी तो हमने उसको खाया है। तो उसको तोड़ देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा उसको, ठीक है, एक दूसरे को। जैसे हम इनो खाते हैं, तो इनो क्या बेस है, तब कब खाते हैं? जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। तो ये एल्कली होता है, पानी में घुल जाता है तुरंत। समझिए आप क्लोर एल्कली प्रोसेस पूरी तरीके से। अब हम देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो अभी हमने देखा जो क्लोरीन गैस हमें मिली यहाँ से क्लोर एल्कली प्रोसेस से, उसकी रिएक्शन अगर हम स्लेक्ड लाइम से करवाएंगे, किससे? स्लेक्ड लाइम से, बुझे हुए चूने से, तो क्या मिलेगा? इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ऑल्सो नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसी को हम बोलते हैं कैल्शियम हाइपो मतलब एक, हाइपोक्लोराइड नहीं, क्लोराइट, ठीक है, क्लोराइट, हाइपोक्लोराइट। क्लोरीनेटेड लाइम बोलते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम से प्रोड्यूस होता है। क्या यूजेस होते हैं? तो इसके यूजेस मल्टीपल होते हैं, जैसे कि इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये नाम ही है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीच कर देगा। अब लड़कियों को तो क्या ही बताना ब्लीच का मतलब, लड़कों तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं बेटा, वैसे पता तो तुम में से कुछ लोगों को, लड़कों को भी होगा। ब्लीच का मतलब होता है कि कोई रंग को छुटाना, काइंड ऑफ। जैसे अब जो कपास जो हम कॉटन का यूज़ करते हैं घरों में, वो प्योर इतनी जितनी वाइट दिखती होती नहीं है, उससे कलर को वो किया जाता है, ठीक है। अब लड़कियों को मैंने क्यों बोला? क्योंकि
कुछ लड़के भी आजकल काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक और ये सब इंस्टाग्राम वगैरह देख के, है ना, क्योंकि होता क्या है कि जैसे आप ब्लीचिंग करवा लो अपने फेस में तो क्या होता है, आई थिंक कुछ ऐसा होता है, कुछ लगा दिया जाता है, और ब्लीचिंग से क्या होता है कि जो बाल होते हैं उनका जो नेचुरल कलर होता है काला, वो काले से गोल्डन हो जाता है और आप गोरे गोरे अपीयर होते हैं, ठीक है, आप गोरे लगते हैं थोड़े से, तो वो होता है ब्लीचिंग, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग, है ना। तो ये ब्लीचिंग क्या करता है, डीकलरेशन कर देता है चीज़ों को, जैसे हमारे बालों का डीकलरेशन हो गया। जब पेपर बनता है तो पेपर वाइट होता है, वो किससे बनता है, वुड पल्प से बनता है, वुड पल्प से बनता है, तो उसका एक्चुअल में कलर हटा के उसको वाइट कलर में लाने में इसका काम होता है, लॉन्ड्री में यूज़ करते हैं भाई इसको, ठीक है, एज एन ऑक्सीडाइजिंग, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है ये किसी को दे देगा और उसको कर देगा ऑक्सीडाइज, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि दूसरे को क्या कर रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है ये, इसलिए, ठीक है। एज डिसइंफेक्टेंट फॉर क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, यानी अगर जो पानी है उसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं तो उसमें डाल देते हैं, तो ये जो क्लोरीन है ये गैस जो होती है प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ की जाती है। क्लोरीनेटेड वाटर आपने सुना होगा, क्लोरीनेटेड वाटर अच्छा होता है क्योंकि क्लोरीन जो होती है मार देती है, जैसे पानी की टंकियाँ होती गांव में आपने सुना होगा, क्लोरीन डाला गया, ब्लीचिंग पाउडर डाला गया, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए डाला जाता है वाटर को, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, ये होता है NaHCO3, क्या होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये आपका, इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा, इट इज़ अ कॉमन नेम, बेकिंग सोडा इज़ अ कॉमन नेम। अब कैसे मिलता है, नमक ले लो, पानी डाल दो, CO2 फूंक मार दो और अमोनिया थोड़ी सी, ठीक है, क्या मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा तुमको बेकिंग सोडा NaHCO3, और क्या मिल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। लेकिन अगर थोड़ी देर बाद तुम देखोगे तो तुम्हें क्या होगा, कई बार NaHCO3 मिलेगा, ये मिलेगा ही नहीं देखने को, क्यों नहीं मिलेगा बताओ तो जरा। मैंने बोला कि जब ये रिएक्शन तुम करवाओगे तो ये दो चीज़ें मिलेंगी, मिलती हैं दो चीज़ें, लेकिन कभी कभी होता है कि तुमने इस रिएक्शन को करवाया किसी, ठीक है, साइंटिस्ट ने करवाया किसी ने भी, और वो कुछ खाने पीने चला गया, कहीं चला गया, उसको पता चला NaCO3 बना, NH4Cl कहाँ गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया। तो एक्चुअल में ये होता है, हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो मिक्सचर वाले चैप्टर में, कि सबलाइम कंपाउंड होता है, यानी कि ये सॉलिड से गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है, नहीं देखने को मिलेगा, उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। याद आया आपको, बाई प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन हम सेपरेशन टेक्निक का यूज़ कर रहे थे। क्यों, चैट देख कर हेडेक, तो भाई चैट मत देखिए अगर किसी को हेडेक हो रहा है तो, चैट देख के उड़ जाता है, बिल्कुल सही, वोलेटाइल नेचर का होता है, जैसे हमारा नैप्थलीन होता है, हमारा कैम्फर होता है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं ना, गर्म करते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, पानी और CO2 गैस मिलती है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं और बेकिंग सोडा को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो देखते हैं। टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास को बनाने में यूज़ करते हैं फॉर फास्टर कुकिंग, टू मेक दी बेकिंग पाउडर। अब पकौड़ास क्यों बनते हैं इससे, पकौड़ास इसलिए बनते हैं क्योंकि जब तुमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डाला, उसको हीट किया, डिकम्पोज हुआ, तो वो जो डिकम्पोज होने में CO2 निकलेगी, वो निकलना चाहेगी, मुझे निकलना है, मुझे निकलना है, फुला देगी पकौड़ा को, और पकौड़ा खाओगे फिर तुम गरम गरम, ठीक है। टू मेक बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस माइल्ड एडिबल एसिड लाइक टार्ट्रिक एसिड। जैसे कि टार्ट्रिक एसिड किस में मिल रहा था, क्या ऑर्गेनिक सोर्स था, जरा बताइए जल्दी से टार्ट्रिक एसिड का। पीछे अभी देख के आए थे कि जब हम मेटल की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, सॉरी एसिड की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या मिलती है, CO2 गैस मिलती है। याद आया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या मिलता है, सॉल्ट तो मिलता है, इंपॉर्टेंट क्या था, CO2 गैस निकलती है, ठीक है। सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, वो ठीक है, लेकिन CO2 गैस निकलती है। इसी चीज़ का यूज़ कर दिया जाता है ये जो आपकी बेकिंग इंडस्ट्री होती है, केक बनाने में, आपके पकौड़ास के अलावा जो आप क्या होता है उसको ढोकलास बनाने में,
ठीक है, आप जब माइल्ड एडिबल एसिड को ऐड कर दोगे, ये क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ही तो है बेकिंग सोडा, CO2 गैस रिलीज होगी। एंटासिड के तौर पे यूज़ करते हैं, एंटासिड बताने की ज़रूरत ना होनी चाहिए, क्या होते हैं जो पेट की एसिडिटी को बुझाते हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे यूज़ होता है, यानी कि आग बुझाने के लिए यूज़ होता है। कैसे, ये होता है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें जो लिक्विड पड़ा हुआ है ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोल्यूशन है, पूरा सोल्यूशन के फॉर्मेट में होता है। यहाँ पर एक हम थोड़ी सी छोटी सी डब्बी लगा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। डाइल्यूट का मतलब है कि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एसिड। ठीक, तो जब हम नॉब को दबाएंगे, कैप को दबाएंगे, तो क्या होगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड इसमें गिर के मिक्स हो जाएगा। और आपको पता है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो क्या निकलता है, CO2। तो CO2 निकलेगी, सॉल्ट वहीं रह जाएगा। ठीक है, CO2 गैस भड़ाम से निकलेगी। ठीक है, भड़ाम से निकल के क्या करेगी, आग को बुझा देगी। क्यों, क्योंकि ये O2 की यानी ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगा। ऑक्सीजन की सप्लाई अगर कट तो आग नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा फायर पान है ना, फायर पान मुंह में रखो, मुंह बंद करो, फायर पान बुझ जाता है। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई उसमें, इसलिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका हम यूज़ करते हैं। अब आते हैं वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा, धोवन सोडा। सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O बोले तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये क्या है, डेका। ठीक है, 10 हाइड्रेट के मॉलिक्यूल हैं, 10 वाटर के, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोल देंगे इसको। कैसे मिलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का यानी बेकिंग सोडा का डिकम्पोजिशन करवा रहे थे, तो सोडियम कार्बोनेट मिला था कि नहीं मिला था, बताओ। मिला था, इसका डिकम्पोजिशन करवाने से सोडियम कार्बोनेट। 10 पानी डाल दो इसमें। अब सर 10 पानी कैसे डालेंगे, ये गिन गिन के डालना है क्या, एक वाटर का मॉलिक्यूल ये गया, एक ये गया, नहीं भाई, पानी डाल दो, अपने आप सोडियम कार्बोनेट 10 ही अटैच करेगा वो अपने आप। ठीक है, वो 10 अटैच कर लेगा, तुम्हें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और बन गया धोने वाला सोडा। धो क्या, जो मना है वो नहीं, जैसे ग्लास हो गया, सोप हो गया, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं इसको हम। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरैक्स, बोरैक्स जो सुहागा बोलते हैं जिसको, उसको बनाने में यूज़ किया जाता है। एंड इसको हम, ये जो बोरैक्स होता है इसको फर्दर ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है बनाने में। ठीक है, ग्लास इंडस्ट्री में क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि बोरैक्स बनता है इससे। बोरैक्स जो होता है ग्लास का एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है। बोरैक्स स्टैंड्स फॉर Na2B4O7.10H2O। क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है, सफाई करने के लिए। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। सर व्हाट इज़ हार्ड वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर से क्या मतलब होता है, हार्ड वाटर का मतलब होता है वो वाटर जिसमें आपको सॉल्ट देखने को मिले। यूजुअली कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स होते हैं वो अगर आपको वाटर में देखने को मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं हार्ड वाटर। दिस इज नॉट सेम एज हैवी वाटर। हैवी वाटर होता है D2O। हैवी वाटर क्या होता है, हैवी वाटर होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। तो जो ये ड्यूटेरियम होता है 1H2, वो उससे हैवी वाटर बनता है। नॉर्मल वाटर में जब बहुत ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो वो हार्ड वाटर होता है। उसको हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अपने आखिरी सॉल्ट पे आते हैं, दैट इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबने नाम सुना होगा, पलस्तर चढ़वा देंगे, इतना मारेंगे, मार मार के पलस्तर चढ़वा देंगे। पलस्तर क्या होता है, यही पलस्तर होता है, पेरिस का पलस्तर। ठीक है, तो पेरिस का जो पलस्तर, ये पेरिस से बना था इसलिए इसको पेरिस का पलस्तर बोलते हैं। और ये पलस्तर बनता कैसे, जिप्सम को हीट कर दो 373 केल्विन में। जिप्सम को हीट कर दो 373 केल्विन पे। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम एक और सॉल्ट होता है, ये होता है कैल्शियम सल्फेट में 2 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच कर दो तो उसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब इसमें आप इसको हीट कर दो 373 केल्विन में, तो क्या होगा, 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आधा वाटर का मॉलिक्यूल बचेगा। इसी को पेरिस का पलस्तर बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब आधा हाइड्रेट। ये एक वाइट पाउडर होता है, लेकिन पानी में मिलने पे ये जिप्सम में बदल जाता है। क्लियर है ये बात। पेरिस का जो पलस्तर है, इसमें अगर फिर से तुमको जिप्सम बनानी है तो जो 3/2 तुमने हटा के
पेरिस का प्लास्टर बनाया था, फिर से जोड़ दो तो फिर से जिप्सम बन जाएगा। और इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं जिप्सम को? सॉइल की एल्कलिनिटी को ट्रीट करने के लिए, अगर सॉइल में बहुत ज़्यादा सॉल्ट की मात्रा फिर बहुत ज़्यादा बेसिक उसका पीएच हो गया है। तो पीओपी का आपको पता है कहाँ यूज़ करते हैं? फ्रैक्चर्ड बोन्स में, बोन्स का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, बिकॉज बोन अगर मूव नहीं करेगी तो अपने आप जुड़ जाती है, तो मूव ना हो इसलिए इसको लगाते हैं। खिलौने बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में, इन सब में यूज़ करते हैं। नोट, इट इज़ ऑलवेज स्टोर्ड इन द मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज इट विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर एंड विल फॉर्म द हार्ड जिप्सम। अगर तुम प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुले में रख दोगे तो क्या करेगा? वाटर का मॉलिक्यूल लेगा और जिप्सम बना देगा, जो बहुत हार्ड होगा, जो किसी यूज़ का फिर हमारे नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। अब हम कुछ और अदर सॉल्ट देख लेते हैं एट दी एंड कि हमारे कुछ और सॉल्ट क्या होते हैं, उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहला सॉल्ट तो है यहाँ पर आप जो देख पा रहे होगे, एंड दैट इज ब्लू विट्रियोल। ठीक है, ब्लू विट्रियोल है। ब्लू विट्रियोल क्या होता है? ये होता है कॉपर सल्फेट, और उसमें 5, वो कैल्शियम सल्फेट था, ये जो अभी हम देख रहे थे जिप्सम और पीओपी, इसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल लगा दो। अब ये क्या है? कॉपर सल्फेट। देखो, जब मैं बोलता हूँ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का मतलब हो जाएगा कि उसमें पानी नहीं है, वाटर नहीं है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो वाइट होता है, लेकिन डू यू नो किसका कलर ब्लू होता है? तभी तो नाम पड़ा ब्लू विट्रियोल। हिंदी में भी कॉल इट एज नीला थोथा। जब भी अगर बोला जाता है कि जब भी मुंह में छाले हो जाएं तो इस नीले थोथे को थोड़ा लगा लो, क्योंकि बड़ा बेसिक नेचर का होता है, तो आपका क्या हो जाएगा? जो छाला है वो थोड़ा सा क्योर हो जाता है। ठीक है, ग्रीन विट्रियोल, नीला वाला थोथा, ये होता है आपका FeSO4.7H2। हमारे केमिस्ट्री वाले सर सेवन बोलते थे, तो हम फिर बोलते थे दूध दही का सेवन कर लो। वाइट विट्रियोल, जिंक सल्फेट.7H2O। ठीक है, मोहर से सॉल्ट क्या होता है? लेकिन उससे पहले एप्सम सॉल्ट लिखवा देते हैं आपको। एप्सम जी का सॉल्ट क्या होता है? थोड़ा आसान होता है, ये होता है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट.7H2O। ठीक है, और मोहर सॉल्ट क्या होता है? ये अमोनियम सॉल्ट होता है, NH4 का होल ट्वाइस FeSO4 का होल ट्वाइस .6H2O। ठीक है, ये होता है आपका, इसको बोलते हैं मोहर्स सॉल्ट। ठीक है, एलम क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं फिटकरी। ये होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सॉल्ट। ठीक है, एग्जैक्टली तो रट्टा मत मारो फॉर्मूले का, लेकिन ये पता होना चाहिए कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, डायरेक्टली पूछ लेगा वाटर में कितने हैं, मतलब ब्लू विट्रियोल में कितने हैं, ग्रीन में कितने हैं, है ना, वाइट में कितने हैं, मोर सॉल्ट में कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं, एलम में कितने हैं, और ये किसके सॉल्ट होते हैं? पोटेशियम एल्यूमिनियम के, ये अमोनियम और आयरन का। क्लियर? ये हमारा एक चमचमाता हुआ कोर्स है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आप बैच एनरोल कर सकते हैं इतना प्राइस पे करके। 1 ईयर की वैलिडिटी, ये है लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए, और इसको आप परमार अकेडमी ऐप और वेबसाइट से एनरोल कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या के लिए एक व्हाट्सएप नंबर है, और आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके तुरंत चैट सेक्शन में जाइए यहाँ से, और अपने डाउट का, क्वेरी का आंसर पूछिए। तब तक हम एक काम करते हैं, दैट इज़ कि क्वेश्चन लगा लेते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, दूधिया वाला। चलो भाई, तो अभी आते हैं यहाँ पर। अ मिल्क मैन एड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू मिल्क, दिस मेक्स द pH ऑफ द मिल्क स्ट्रांगली अल्कलाइन, वीकली अल्कलाइन, स्ट्रांगली एसिडिक या फिर वीकली एसिडिक। तो हमने देखा था इस किस तरह से बनाया गया, ये वीकली अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब वही बेसिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। हम यहाँ पर करने वाले हैं काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन, बिकॉज आज आई थिंक एक सेकंड देखना पड़ेगा कितने क्वेश्चन हैं, उसी हिसाब से थोड़ा देखते हैं। आई थिंक ज़्यादा होंगे आज, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं। देख रहे हो कितने क्वेश्चन है? 90 क्वेश्चन है। तो 90 में हम कुछ लगा लेते हैं, देन शाम को जैसे हम रोज़ करते हैं बैच में, ठीक है, एप्लीकेशन पे, तो वो करेंगे। ठीक है, कुछ अभी लगा लेते हैं, देन आपके लिए होमवर्क रहेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग शाम को मिलते हैं लगाने के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड। तो जब बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं तो क्यों हमारा ब्रेड सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से, CO2 FeH2O की वजह से। तो सर जब बेकिंग सोडा को
ऐड करते हैं तो ये मत मार कर देना। बेकिंग सोडा का फार्मूला नहीं पूछ रहा है, फार्मूला तब पूछता तो जब आप टिक कर देते, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि क्यों वो सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनता है, क्योंकि उससे CO2 गैस निकलती है, उसको निकलना होता है तो वो छेद छेद से हो जाते हैं ढोकला ब्रेड इन सब में। बोरैक्स किससे प्रिपेयर किया जाता है, तो देखा था किससे, सोडियम कार्बोनेट से, दिखा दें, देख लो, तभी तो उसको यूज़ कर रहे थे कहाँ पर, ग्लास इंडस्ट्री में। देख लो, धोने वाला सोडा बोरैक्स Na2B4O7 यूज़ करते हैं किसका, वॉशिंग सोडा का, सोडियम कार्बोनेट का। ज़रूरी नहीं कि वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ही लिखे हमेशा, अगर वो सोडियम कार्बोनेट भी लिखता है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। द गैस जनरेटेड ऑन रिएक्टिंग जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज, तो जब जिंक की रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या मिलता है, तो हमें मेटल प्लस एसिड, मैश, ठीक है, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, तो ऑप्शन नंबर सी। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज नोन एज ब्राइन, दिस सॉल्ट इज, तो कौन सा, किस सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन को ब्राइन के नाम से जाना जाता है। सीजल मेंस में इकोनॉमिक्स कहाँ से करूँ, श्वेता अग्रवाल जी, तो श्वेता जी इकोनॉमिक्स के लिए जो वन शॉट लिया था अभी 3-4 महीने पहले, सीजल टीयर 1 से पहले, उसको आप अच्छे से करके जाइए, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन वहीं से आपका बनने वाला है, और जो अभी MTS के क्वेश्चंस करवाए थे वो वाला कर लीजिएगा, ठीक है। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज नोन एज, तो ये है हमारा सोडियम क्लोराइड का, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ, विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेन इंग्रेडिएंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, तो ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन से मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। मानसी यादव जी, कुछ ही मतलब कल लास्ट लेक्चर होगा केमिस्ट्री का, दिन एक दिन का आपको ब्रेक मिलेगा सो दैट आप केमिस्ट्री को समराइज़ कर सकें, और उसके बाद हम लोग करेंगे। वैसे तो हम लोग 1 जनवरी से स्टार्ट करना था, लेकिन इतना हम वेट नहीं करेंगे स्टार्ट करने के लिए, अभी 1 हफ्ता है हमारा दिसंबर ख़त्म होने में, तब तक तो हमारा काफ़ी कुछ हो जाएगा हिस्ट्री में भी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्या हम पूछा था, ग्लास के मैन्युफैक्चर में, तो अभी देखा था बोरैक्स का तो यूज़ करते ही करते हैं, और बोरैक्स को बनाने में सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग एसिड इज फाउंड इन अबंडेंस इन टोमेटो, ओ ऑक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड किस में होता है, विनेगर में, और ध्यान रखिएगा सर एंड मैडम कि विनेगर में सिर्फ 5 to 8% एसिटिक एसिड होता है, ऐसा नहीं कि पूरा विनेगर सिरका एसिटिक एसिड से ही बनता है, एसिटिक एसिड अपने आप में एक वीक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन में होता है। टार्ट्रिक एसिड जैसे कि आपका टैमरिंड, यानी कि जो इमली हो गई, टी से टार्ट्रिक, टी से टैमरिंड, जो आपके अंगूर खट्टे हैं, क्यों खट्टे हैं, क्योंकि टार्ट्रिक एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में किसको यूज़ करते हैं, CDS 2021, NaCl, NaHCO3, CH कोहोल्ट ट्वाइस, या फिर एसिटिक एसिड, तो यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को। CDS 2021, विच ऑफ द फॉलोइंग सोडियम कंपाउंड इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, तो किसको हम यूज़ करते हैं भाई, धो दो पानी को, धो दो यानी धोने वाले सोडे से, यानी वॉशिंग वाले सोडे से। ये तो बेकिंग खाने वाला है, इससे परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्यों कम करेंगे, इससे तो पेट की एसिडिटी को बुझाएंगे, एंटासिड के तौर पर यूज़ करेंगे, बेकिंग पाउडर बनाएंगे फ्लफ़ी बनाने के लिए केक को, इससे हम आग बुझाएंगे, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनिवर्सल इंडिकेटर इज और आर ट्रू, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में, ठीक है श्वेता जी। वो 15 मिनट तो रहेगा ही रहेगा, आप कर सकते हो आराम से, थोड़ा सा स्पीड इन अप करके। तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, वही pH की तरह ही होता है। जब इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है, जब इसका वैल्यू 1 होगा तो ये रेड कलर शो करेगा, थोड़ा सा और क्या होगा, थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, और एसिडिक बना रहे हैं क्या ना, और कम एसिडिक हो रहा है। pH वैल्यू 2 पे पिंक, ऑरेंज, ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क येलो, लाइट ग्रीन, ग्रीन, 7 पे ग्रीन, 7 पे ग्रीन, यानी न्यूट्रल पे भी ये कोई ना कोई कलर दिखाता है, 8 पे डार्क ग्रीन, ठीक है, फिर ये हल्का सा ब्लूइश टाइप में जाएगा, और डार्क ब्लू बन जाएगा 12 में, देन वॉयलेट, और देन 14 में पर्पल। तो हर एक पर्टिकुलर कलर पे क्या दिखाता है, हर एक पर्टिकुलर pH वैल्यू पे डिफरेंट कलर शो करता है, जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, ये लाइन लिखी हुई थी डायरेक्टली वहाँ से नोट से अपना। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, अभी मैंने आपको दिखाया। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन एसिड एंड बेस इन टाइट्रेशन, बिल्कुल स्ट्रेंथ पता चलती है। अगर ऑब्वियस सी बात है 3 अगर किसी का pH वैल्यू है तो वो उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जिसका pH वैल्यू 5 है एज एन एसिड। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके स्टेटमेंट सही है, 1, 2 एंड 3।
ठीक है। हेलो सर, क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जीके के लिए सफिशिएंट रहेगा क्या ये बैच? प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल सफिशिएंट रहेगा हैप्पी जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सेक्रेटेड बाई लीव्स ऑफ नेटल दैट कॉजेज पेनफुल स्टिंग? तो पेनफुल स्टिंग क्यों होते हैं, कौन सा यहाँ पर एसिड सेक्रेट होता है? तो फॉर्मिक एसिड, वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन मेथनोइक तो है ना, जबकि वही होता है। मेथनोइक बोलो चाहे फॉर्मिक एसिड बोलो आप, ठीक। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट। ऑल द बेसेज आर एल्कली, सारे बेसेज ही एल्कली होते हैं। ऑल एल्कली डिजॉल्व इन वाटर, तो ऑल बेसेज आर नॉट एल्कली बिकॉज ऑल बेसेज डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। Those bases who dissolve in water are called as alkalis. All alkalis dissolve in water. Yes, तभी तो वो एल्कली कहलाए, क्योंकि वो पानी में घुल गए थे इसलिए। एल्कली आर सोपी टू टच, बिटर इन टेस्ट एंड corrosive in nature. ये सारा कुछ भी बाहर नहीं है नोट से, नॉट इवन अ सिंगल थिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव लिटमस? बताओ लिटमस पेपर कौन देता है और इसका नेचुरल कलर क्या होता है? किस कलर की डाई होती है ये? बेटा योगी पाटिल सुधर जाओ, थोड़ा संभल जाओ, नहीं तो फालतू में भी टाइम आउट कर दूंगा तो फिर बोलोगे सर कमेंट नहीं करने दे रहे हैं। ऐसे तुम्हारे तरह एक और स्टूडेंट थे, वो दूसरी आईडी से भी वीडियो देख रहे होंगे, ठीक, उन्होंने भी कुछ रिकॉर्डेड वीडियो में ऐसा कमेंट डाला था जिसकी वजह से अब ब्लॉक किया उनको, फिर दोबारा आए, फिर ब्लॉक किया, फिर तिबार आएंगे, फिर ब्लॉक करेंगे, क्योंकि एक लिमिट तक ही कुछ हम कमेंट्स को थोड़ा सा सहते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर सहन शक्ति हमारी चली जाती है, बियरिंग कैपेसिटी चली जाती है, ठीक है। हम बोलेंगे नहीं, वो तुम्हें बता दिया हमने, ठीक है, बार बार हम इस चीज़ का बखान नहीं करेंगे। प्रोटोजोआ, वायरस, लाइचेन या फिर सैक्रोमाइसिस, तो ये होता है हमारे लाइचेन या फिर लाइकेन, ठीक है। लाइकेन से बनता है एल से लिटमस और एल से लाइकेन, ये हमारा जो होता है पर्पल कलर का डाई होता है ये। अगला 14th, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड व्हेन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड व्हेन पीपल सफर फ्रॉम इनडाइजेशन ऑफ फूड, इट इज़ अ। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस, माइल्ड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और माइल्ड एसिड। तो हमने देखा था स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो पेट का माहौल बेसिक हो जाएगा, वो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो एसिडिक चाहिए, हम तो फिर बेस क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि पेट में ज़्यादा ही एसिड हो गया इसलिए, ठीक है। माइल्ड बेस। सफ़र नेहा जी 6:30 या फिर 6:15 पे स्टार्ट होता है ना। चलिए अगला है, दैट इज़ व्हाट इज़ द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर? तो केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, किससे मिलके बना होता है, बताइए जल्दी से। यस, दिव्य शक्ति सही है। जो लाइचेन या फिर लाइकेन होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे भी एक्ट करता है। वो जब हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, पोल्यूशन में वो वो अपने कलर को चेंज कर लेता है। ओके चलो भाई, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, क्लियर हो गया। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं, अगर डाइल्यूट और कंसनट्रेट करके दो ऑप्शन आ गए तो, ठीक है। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं, बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट। चलो 4-5 और क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाइल डाइल्यूटिंग दी कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन, जब डाइल्यूट कर रहे होंगे तो क्या क्या होगा? प्रीति अरद जी, यस परमार 3.0 आई थिंक ओपन एक्सपायर हो गया अभी। चलो, तो यहाँ पर वाटर मस्ट बी एडेड स्लोली टू कंसनट्रेटेड एसिड, नो नेवर एड वाटर, एड एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर, तीसरा सही होगा, दूसरा गलत होगा, ये गया ये गया ये गया, खत्म। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस वॉल्यूम पर वॉल्यूम इंक्रीज ना ही होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि आप एसिड में बहुत भयंकर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन है, आप पानी में डाल रहे हो तो हाइड्रोनियम आयन जो है वो डाइल्यूट हो रहे हैं, मतलब पर वॉल्यूम जो है वो कंसंट्रेशन, उस पानी में हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा जिसमें आप डाल रहे हो एसिड को, लेकिन पर वॉल्यूम जो भी हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन एसिड में था वो कम होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। अगला करिए, दैट इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पीएच फॉर द गिवन सब्सटेंसेस? iOS का कुछ कीजिए। रूड किलर जी, जो भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप क्वेरी भेज सकते हैं ऐप के अंदर और व्हाट्सएप पे, वहाँ पर कहीं आप भेज दीजिएगा उस चीज़ को, तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। यस कल क्लास रहेगी, लेट मी टेल यू, कल संडे लेकिन कल क्लास रहेगी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, कल हमारी लास्ट क्लास होगी, ठीक है। परसों ब्रेक होगा आपका मंडे को, बिकॉज स्कूल तो जाते नहीं हैं आपकी मंडे को, है ना, इस तरह से। तो मेन इसलिए है क्योंकि हमारी कल मैं केमिस्ट्री ख़त्म करना चाह रहा हूँ, फिर एक दिन का ब्रेक देके उसके बाद मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादातर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होगा बिकॉज इसका पीएच वैल्यू 10 होता है,
ठीक है। ब्लड का कितना बढ़ाए थे, 7.4 होता है। ठीक है, तो ब्लड पहले आएगा, कॉफ़ी एसिडिक होती है और कॉफ़ी से ज़्यादा जो हमारा ये नींबू होता है वो खट्टा होगा। नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन दी गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट बाय द स्टमक, तो क्या ये आपका गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक से सेक्रेट होता है उसमें प्रेजेंट होता है? यस। एसिटिक एसिड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर, यस। ऑक्जेलिक एसिड इज फाउंड इन टैमरिन पेस्ट, नो। टैमरिन मतलब इमली, इमली में कौन सा होता है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक तो होता है टोमेटो में। और ऑरेंज में ध्यान रखना है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम होता है, विटामिन सी का नाम होता है। 19th क्वेश्चन करिए। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड नाम लिखा हुआ है और केमिकल नेम लिखा हुआ है, जल्दी से। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसको कहाँ यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग में यूज़ करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प को वो करने के लिए, ब्लीच करने के लिए। लिनन इंडस्ट्री, लिनन इंडस्ट्री क्या होती है, जो कपड़ा होता है ना, जो एक तरह का मतलब कपड़ा होता है ये, तो उसको ब्लीच करने के लिए यूज़ करते हैं। और हम है ना लड़कियाँ वगैरह यूज़ करती हैं ब्लीच, मतलब लड़कियाँ सभी यूज़ करते हैं आजकल तो, शादी के पहले दूल्हे का कायदे से ब्लीचिंग होता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड 3, और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट एजेंट। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा आपका 1 हो जाएगा, वॉशिंग सोडा 10 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस आधा वाटर का मॉलिक्यूल के साथ 3124, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑफ पेपर, तो ब्लीचिंग ऑफ पेपर में हम किसका यूज़ कर लेंगे, क्लोराइड का यूज़ कर लेंगे। ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन, तो जब ब्राइन से इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे तो क्या होगा, इसी को, ये कौन सा प्रोसेस है आपका, यही है आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस, जहाँ पर हम क्या कर रहे थे, एक्वस NaCl ले रहे थे जिसको ब्राइन बोल रहे थे, इसे इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे थे, क्या मिल रहा था, एल्कली, क्लोर यानी क्लोरीन, और H2, ये दोनों मिल रहे थे कैथोड में, ये मिल रहा था एनोड में। तो इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन, इट प्रोड्यूसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एंटासिड, टैबलेट्स और मेडिसिन विच आर यूज टू क्योर इनडाइजेशन एंड एसिडिटी इन स्टमक, तो इंडाइजेशन और एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड होता है, फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखा था हम लोगों ने, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है माइल्ड, ये आपका बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस को तो हम एंटासिड के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते ना, वीक बेस को करेंगे। ठीक है, तो ये आपका वीक बेस होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है, ये तो बेकिंग सोडा होता है, ये आपका एग्जैक्टली ठीक है, जिसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। CSF असिस्टेंट कमांडेंट 2024, बधाई हो, आप असिस्टेंट कमांडेंट बन गए। अ सोल्यूशन हैज़ अ pH वैल्यू ऑफ 13, द सोल्यूशन में बी कॉल्ड एज, तो क्या होगा, ये होगा आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि pH वैल्यू जो है 14 तक ही जाती है, और 13 ये वैल्यू यानी कि बहुत भयंकर और स्ट्रॉन्ग बेस है ये। ठीक है। NaCl इज नॉट यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, NaCl को एज अ रॉ मटेरियल हम किसके प्रिपरेशन में यूज़ नहीं करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर वॉशिंग सोडा। सर SSC क्वेश्चन कराइए भैया, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होए, चाहे SSC का हो चाहे मतलब NDA CDS का हो, है ना। तो अभी जो हमने पढ़ा ऐसा कुछ अलग तो लग नहीं रहा आपको, सब वही कॉमन ही क्वेश्चन है, ये SSC के भी करेंगे। ठीक है, या चलो SSC के 5 पहले इसका आंसर बता देते हैं। तो भाई प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है ये आपका कैल्शियम सल्फेट होता है, कहीं पे Na और Cl कहीं है, ब्लीचिंग पाउडर में तो Cl है, CaOCl2, क्लोरीन है, तो क्लोरीन जो क्लोरोएल्कली प्रोसेस से मिलता है, जब इसका एक्वस फॉर्म लेते हैं, क्लोरोएल्कली प्रोसेस करवाते हैं तो क्लोरीन मिलती है, और जब स्लेग्ड लाइम की रिएक्शन क्लोरीन से करवाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बिल्कुल वैसे ही हम कर रहे थे। ठीक है, NaCl ले रहे थे, NH3 ले रहे थे, CO2 ले रहे थे, H2O डाल रहे थे, तो हमें ये मिल रहा था और अमोनियम क्लोराइड मिल रहा था, और NO2 CO3 तो बनता ही बेकिंग सोडा से है। ठीक है, चलो, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ये सब हैं आपके 40 तक होंगे आई थिंक, क्या, हाँ 40 तक हैं। ठीक है, एनहाइड्रस COSO4 का कलर क्या होता है, सब पढ़ा हुआ है अभी। एनहाइड्रस का क्या होता है कलर, बताओ जल्दी से। एनहाइड्रस का कलर होता है वाइट, और अगर यही हाइड्रस हो जाता तो क्या कलर होता, हाइड्रस का मतलब ब्लू विट्रियोल। ठीक है, ठीक है, कल UPPCS का पेपर है क्या, चलो, तो ये क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे शाम को। ठीक है, अब आप यहाँ से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसके बाद नहीं होगा तो हम लोग
ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे कब, कब करेंगे, कब करेंगे, तो अभी कर लें क्या, अभी कर लें क्या इनको ख़त्म। सर फिज़िक्स करवा देना, फिज़िक्स नहीं यार, हिस्ट्री होगी अभी, ठीक है। चलो अभी करवा देते हैं इसी में, ठीक है। चलो, तो किसने एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, ये हरमन कोल्बे ने किया था, ठीक है। हर्बन वोलर ने यूरिया को सिंथेसाइज किया था, ठीक है। वोलर ने, फ्रेडरिक वोलर ने, जो आपका अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया उसको सिंथेसाइज किया था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएंगे, ठीक है। बर्थलॉट की अगर बात करेंगे तो इन्होंने यूरिया हो गया, ठीक है, इन्होंने यूरिया वगैरह को सिंथेसाइज किया था, और इन्होंने मेथेन प्रिपेयर किया था, अगर पूछे कभी तो मेथेन वगैरह को। आगे बढ़ते हैं, किस में कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक, लॉरिक, ब्यूटाइरिक, ये आपका CgL Tier 2 जो पिछला वाला हुआ था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। कार्बोनिक एसिड किस में होगा, ये आपका सोडा वाटर में होगा। लॉरिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड और यूरिक, आपको कुछ नहीं, कार्बोनिक को मैच कराना था, ब्यूटारिक को रैंसिड बटर से मैच कराना था, बटर हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। A का 3 C का 2, A का 3 C का 2, खत्म। किसी में दिख रहा है, खत्म। B का 4 यानी कोकोनट का जो मिल्क होता है उसमें लॉरिक एसिड होता है, और यूरिक एसिड जो होता है आपका मस्टर्ड ऑयल में होता है। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड किस तरह की क्रॉप होती है बताएंगे। विच पोटेशियम सॉल्ट इज अ मिनरल सप्लीमेंट यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट लो लेवल्स ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड। तो हम एक सेकेंड रुकेंगे, ठीक है। लो लेवल्स, तो भाई हमें पता है कि लो लेवल्स ऑफ पोटेशियम जब होते हैं तो हम पोटेशियम नाइट्रेट, ये नाइट्रेट तो एक्सप्लोजिव के तौर पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। एसिड और बेस की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उदासीकरण, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक एसिड होती है, ठीक है। विच एसिड डिस्ट्रॉयज द बैक्टीरिया दैट एंटर द स्टमक, तो एसिड जो हमारे स्टमक में एंटर करते हैं उनको कौन डिस्ट्रॉय करता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है हमारी एक्सोथर्मिक, ठीक। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज़ म्यूरियाटिक एसिड क्या करता है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। टोमेटो में, टमाटर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक तो हमने देखा था सोडा वाटर में होता है। एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक, टार्टरिक, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्जेलिक, ये विनेगर में होता है, ये टैमरिंड और ग्रेप्स में होता है। मैलिक एसिड किस में बताया था, एप्पल और बनाना में आपको बताया था, तो वो भी ध्यान रखेंगे क्योंकि वो भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटासिड टू न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिडिटी, तो किसको यूज़ करते हैं स्टोमक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल रहे थे, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल रहे थे हम। 48, व्हेन दी लिटमस सोल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक इट्स कलर इज, जब लिटमस ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है तो उसका क्या कलर होता है, ओरिजिनल कलर होता है उसका, वो एक तरह की पर्पल डाई होती है ना, सारा कुछ पढ़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स मेक्स द पीएच ऑफ विनेगर एसिडिक, चाहे वो हमने CDS से CAPF NDA क्वेश्चन लगाया चाहे यहाँ पर, ठीक है, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन जो हमारे रेंज से बाहर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड मेक्स द पीएच ऑफ विनेगर एसिडिक, तो विनेगर एसिडिक क्यों होता है, बिकॉज उसमें एसिडिक एसिड होता है, कितना होता है, वो भी 5 to 8% होता है सिर्फ, ठीक है। 50th क्वेश्चन, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विद pH वैल्यू लेस देन 7, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride called brine it decomposes to form sodium oxide, तो क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पहला वाला तो आप तुरंत कर देंगे कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो एसिड डोमिनेटिंग होगा, तो pH वैल्यू लेस देन 7 एसिडिक सॉल्ट होगा। लेकिन जब हम ब्राइन से करवाएंगे तो उसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि उसमें एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ना कि सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है। तो ओनली 1। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज फाउंड इन लाइम वाटर, तो लाइम वाटर में कौन सा बेस मिलता है, COH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस, जो हमारे ओशन एसिडिफिकेशन होता है क्यों होता है वो, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट तो यार इसमें कोई नहीं है, मरीन एल्गे को हम बोल सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ओशन एसिडिफिकेशन होता है। ओशन एसिडिफिकेशन होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, एनवायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अगला है नॉट यूज, इनमें से किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं बेकिंग सोडा बनाने के लिए, ठीक है। भैया सोरेंसन जी ABC वो बताए तो थे, सो रहे थे क्या आप उस समय, सोरेंसन जी ने pH स्केल दिया था, है ना। चलो,
तो नॉट यूज टू प्रिपेयर बेकिंग सोडा। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं भैया NaCl में H2O डालते हैं, NH3 डालते हैं, ठीक है, NH3 डालते हैं, CO2 डालते हैं, और तब हमें मिलता है क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है और अमोनियम क्लोराइड मिलता है। जब इसका डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो क्या मिलता है, ये सोडियम कार्बोनेट मिलता है, ठीक है, और CO2 गैस निकलती है। द आयोडीन वैल्यू ऑफ ऑयल एंड फैट इज, ठीक है, अमोनिया अमोनिया अमोनिया, बिल्कुल अमोनिया नहीं होगा भैया, अमोनिया तो था ना, अमोनिया तो था। चलो भाई अगला क्वेश्चन करो। आयोडीन वैल्यू ऑफ ऑयल एंड फैट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है आयोडीन वैल्यू? ऑप्शन फर्स्ट है आपका नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ आयोडीन एटम प्रेजेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो आप देख सकते हैं दोनों क्या है, ये दोनों हैं आपके सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शन, सैचुरेशन अनसैचुरेशन। तो किसी एक का तो डिग्री बता रहा होगा, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं ये। हम कल वाले लेक्चर में इस चीज़ को भी देखेंगे। कल का भी लेक्चर सर प्लीज़ मिस मत करिएगा, आपके 3 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, पीरियोडिक टेबल, एसिड बेस एंड सॉल्ट और कार्बोनेट्स कंपाउंड, ठीक है, ये मिस मत करिएगा। सेलेक्ट द सिंथेटिक इंडिकेटर फ्रॉम द अमंग द गिवन ऑप्शंस। लिटमस लाइचन से मिलता है, लाइकन से डिराइव होता है, तो नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल है। मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थिलीन, ये आपके सिंथेटिक है। When a large amount of carbon dioxide dissolves in a water body, the water becomes acidic, जो ऐसे ओसिन एसिडिफिकेशन बोलते हैं उसको, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ विच एसिड। तो कौन सा एसिड बनता है, ये बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोलिक नहीं, कार्बोनिक नहीं, कार्बामिक नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड। 57 इनमें से कौन सा गलत है? इवेपोरेशन कैसे ठंडक होती है, बिल्कुल जैसे ने बताया, तो थिनर डालो अपने हाथ में और एकदम से उड़ेगा, इवेपोरेट होगा। क्यों इवेपोरेट होगा? बिकॉज उसने आपकी हाथ की हथेली की पाम की एनर्जी को लेके वो क्या कर गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया। सही है। बोथ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन ऑफ बल्क फिनोमिना, नो, दे आर अ सरफेस फिनोमिना। अब बल्क और सरफेस फिनोमिना क्या होते हैं? तो बल्क फिनोमिना वो होता है जो एकदम से एक साथ हो जाए, सरफेस फिनोमिना वो होता है जो धीरे धीरे हो। जैसे कि आजकल सर्दियों का समय चल रहा है, तो पानी की रॉड डालते हो या फिर गैस में गर्म करते हो, चूल्हे में गर्म करते हो, तो पानी एकदम से तो सारा गर्म हो नहीं जाता है ना। तुम देखते हो कि तुमने रॉड डाली, थोड़ी देर बाद नहाने आए, नहाया, पानी वानी डाला तुमने, आहा ठीक है, मज़ा आया, ठीक है, और फिर पता चला कि नीचे तो पूरा ठंडा पानी है, और तो उस समय जो तुम्हें रिग्रेट होता है ये गलती मैं कैसे कर सकता हूँ, तो फिर तुम्हें नीचे ठंडे पानी से नहाना पड़ जाता है। तो यहाँ से तुम याद रखो कि सरफेस फिनोमिना है, यानी कि सरफेस बाई सरफेस बॉइलिंग होती है और इवेपोरेशन भी होता है, ठीक है। तो दोनों क्या होते हैं, ये आपका इनकरेक्ट पूछा है, तो दोनों ही आपके सरफेस फिनोमिना होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन द SSC के क्वेश्चन बहुत हार्ड लगते हैं इंडिया वाले से। व्हेन द pH वैल्यू, में दोनों करवा देता हूँ आपको, जो हार्ड और जो इजी लगे आपको। इनको याद कैसे करें, किसको याद कैसे करें शानी भैया, कैसे किसको याद करें? थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि ऐसा तो है नहीं कि लेक्चर में से अब सब अंदर चला जाएगा दिमाग में। व्हेन द pH वैल्यू ऑफ सॉइल इज मोर देन 7.5 दे आर कंसिडर्ड टू बी अल्कलाइन सॉइल। 59th, व्हाट इज़ द प्राइमरी एसिड फाउंड इन सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंजेस लेमन। सब आसान तो हैं, कौन से ऐसी कौन से टफ हैं, इक्का दुक्का बीच में हो गया तो ठीक है। तो ऑरेंजेस और लेमन्स में आपका कौन सा होगा, एसिटिक एसिड होगा, ठीक है। ऑरेंजेस में एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एसिड होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ में, मल्टीपल एसिड होते हैं, ठीक है। चलो अगला है, एंड दैट इज विच पॉली एटॉमिक मॉलिक, अरे यार लाइट चली गई, रुको जरा। चलो, तो विच पॉली एटॉमिक आयनिक कंपाउंड इज वाइट क्रिस्टलिन पाउडर यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर एंड टू न्यूट्रलाइज एसिड, क्या चीज़ 57 बी भी सही होगा, मतलब सी, एक सेकेंड, सी वाला सही होगा। ओके 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 ओके, हीटिंग नहीं था यार, सॉरी ये बॉइलिंग लिखा हुआ था, ठीक है। इवेपोरेशन तो आपका सरफेस फिनोमिना होता है,
हीटिंग भी आपका सरफेस फिनोमेना होता है, बट इट इज़ बॉइलिंग, ठीक है। बॉइलिंग आपका बी से बॉइलिंग और बी से बल्क याद रखिएगा। तो सी वाला सही है, एक्चुअल में बी वाला ही, मतलब बी ही गलत है आपका, बिकॉज दोनों आपके बल्क फिनोमेना नहीं होते हैं, दोनों आपके बॉइलिंग, बी से बॉइलिंग और बी से बल्क, बट जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस फिनोमेना होता है, ठीक है। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रखना, इवापोरेशन सरफेस फिनोमेना होता है। ऐसे याद कर लो, इवापोरेशन सरफेस से होता है, तुमने हाथ में डाला थिनर को, सरफेस से हो गया, पानी डाला कहीं, सरफेस से हो गया, ऐसे याद कर लो। बी से बॉइलिंग, बी से बल्क, ठीक है। तो सी वाला सही है आपका। इस क्वेश्चन में अगर बात करें विच पॉली एटॉमिक, ओके 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 ओके, मुझे आपको एटॉमिसिटी भी पढ़ानी है, और अब मैंने बोला भी था कल बैच वालों को कि मुझे याद दिला देना, मुझे कल याद दिलाना ध्यान से, बिकॉज अभी तो काफ़ी बच्चे चले गए, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा चले गए, ठीक है। तो अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ, कल याद से मुझे याद दिला देना, ठीक है, कि कल एटॉमिसिटी वाला कॉन्सेप्ट मुझे बताना है आपको। एटॉमिसिटी करवाना है और गैस के लॉस। कल का लेक्चर बड़ा भी होगा, कल का लेक्चर बड़ा भी होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो विच पॉली एटॉमिक आयनिक कंपाउंड इज़ वाइट क्रिस्टलिन पाउडर यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर पे यूज़ करते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज, और ये जो सोडियम थायोसल्फेट है ना, इसको हम फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड को नहीं यूज़ कर रहे थे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, तो ऐसे सोडियम थायोसल्फेट को भी यूज़ करते हैं, Na2 H2O7 ऐसे करके इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज गेट रिलीज व्हेन डाइल्यूट H2SO4 रिएक्ट विथ मैग्नीशियम। तो मेटल है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कौन सी निकलेगी? मैश हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद आपके होमवर्क होंगे। मोस्ट एसिडिक कौन सा इसमें, ये भी आपको कल पता चलेगा। आंसर तो इसका डी होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप बड़ा एल्काइल ग्रुप अटैच करते जाएंगे, अभी एल्काइल विल्काइल कुछ पढ़े नहीं है तो इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप इतना समझ लो कि जितना ज़्यादा बल्की होगा आपका एल्काइल ग्रुप उतना ही कम एसिडिक होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका ये मेथनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड, इसी को बोलते हैं, यही होगा, ठीक है। चलो 59 में क्या है? ओके सॉरी, सिट्रिक एसिड होगा, सिट्रस फ्रूट में, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, सिट्रस फ्रूट में सिट्रिक एसिड होगा, यस, ठीक है। अभी आते हैं 63 में, अनदर नेम फॉर विटामिन सी जो आपका ऑरेंजेस में होता है, एंड दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। विच एसेंशियल अमीनो एसिड भैया बता दो, एनहांसेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलैजन। कोलैजन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। कोलैजन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? हु गेव दी ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर? तो आंसर होगा लाइसिन इसका, ठीक है। एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, कितने होते हैं? एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती, बाहर से लेने पड़ते हैं, 9 होते हैं। नॉन एसेंशियल कितने होते हैं? 11 होते हैं। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर किसने दिया था? रामचंद्रन जी ने दिया था, ठीक है। 65 विच एसिड इज़ यूज्ड एज अ सोडिंग एजेंट एडेड टू विनेगर, पिक्ड वेजिटेबल्स एंड सॉसेस, ठीक है। किसको यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर सीजनिंग, सीजनिंग के तौर पे इसको यूज़ करते हैं? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक या फिर टार्ट्रिक एसिड। तो विनेगर वगैरह में हम एसिटिक एसिड को यूज़ करते हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी? चलो भाई बताओ जल्दी से, बेसिसिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो भैया देखो, ये हमारे कहाँ के हैं? ये हैं हेलिना, एल्कली ग्रुप, एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। हेलिना, कब्र से फरार। अब हमें भी पता है, ठीक है, कब्र से फरार की जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा, कौन सा कम होगा? तो ये ज़्यादा बेसिक होगा, ठीक है। KOH ज़्यादा होगा, ठीक है। आपका बेसिक कैरेक्टर जो है बढ़ेगा, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने में बढ़ेगा। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं क्या है, तो ये वाला होगा आपका। एक सेकंड रुको 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 रुको, सबसे ज़्यादा ये होगा, देन ये, देन ये, देन ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मुझे लगा ऑप्शन नहीं। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे जाने में बेसिसिटी बढ़ेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ध्यान रखिएगा कि आपकी जो बेसिसिटी है वो बढ़ेगी ऊपर से नीचे जाने में। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने में साइज़ बढ़ेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर सीजियम हाइड्रोक्साइड का ज़्यादा बेसिसिटी होगा, देन क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड का, देन लिथियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने में बेसिसिटी बढ़ेगा। व्हाट आर दी बेसेस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर कॉल्ड एज? तो जो सल्यूट मतलब घुल जाते हैं बेसिस, उनको एल्कली बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कुकिंग ऑफ फूड? तो इनमें से कौन सा गलत है?
इट मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट, येस। रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट, येस। विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है, येस। विटामिन डी डिस्ट्रॉय नहीं होता, विटामिन डी तो हमारी बॉडी सनलाइट से और बाकी सोर्सेज से सिंथेसाइज करती है। विच फूड आइटम हैज़ अ पीएच वैल्यू बिटवीन 2 से 3? 2 से 3 के बीच में किसका पीएच वैल्यू होता है? टमाटर के जूस का, ब्लैकबेरी जूस, एप्पल जूस या फिर लेमन? तो ये होता है लेमन का। 2 से थोड़ा सा इसका बड़ा होता है, ठीक है। 1.6 किसका होता है? गैस्ट्रिक जूस का। और आखिरी क्वेश्चन है ये आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? तो बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3। आई थिंक वही क्वेश्चन है बार बार, ठीक है। तो ये आप होमवर्क में करेंगे, बाकी जो भी आपका डाउट होगा तो आप बता देंगे, और जब हमारी अगली बैच में क्लास होगी तो उसमें हम इनको देख लेंगे, ठीक है। तो मैंने 5 क्वेश्चन, आई थिंक 5-6 क्वेश्चन वहाँ पर छूटे थे SSC वाले, और 15, आई थिंक 10-15 क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन छूटे थे यहाँ पे। ये भी अब कर लेंगे कितना क्या पीएच वैल्यू है। चलो ये तो ये वाला क्वेश्चन करो, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इन NaCl का लैटिस? तो NaCl का जो लैटिस स्ट्रक्चर बनता है, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, उसमें एक Na पॉजिटिव के लिए 6 Cl नेगेटिव चाहिए होते हैं, ठीक है। तो 1,6 हो जाएगा इसका। बाकी ये तो यार कर ही लोगे। ह्यूमन बॉडी कितने पीएच रेंज पे काम करती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ाओ भैया, कल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड होगा, ठीक है। उसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं शायद, है कि नहीं? अगर पता हो तो थोड़ा बहुत। 7 से 7.8 नैरो पीएच रेंज पे हमारी बॉडी वर्क करती है। बोरैक्स क्या होता है? Na2B4O7। सोडियम बोरॉन, ठीक है, सोडियम बोरॉन O7, सोडियम बोरॉन ऑक्सीजन, ये तो हट जाएगा। मैग्नीशियम नहीं होता है उसमें, ये भी हट जाएगा। नाइट्रोजन भी नहीं होता है, आपका ये हो जाएगा, ठीक। चलो, तो ब्लीचिंग पाउडर वगैरह सब आपको पता है, ठीक है। आप इसको जितने भी क्वेश्चन बाकी करेंगे सॉल्व करेंगे, और अगर किसी में डाउट होगा तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी बैच में, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिजिक्स नहीं स्टार्ट होगी अभी, केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, ऑलराइट। बाकी जिन लोगों को बैच वगैरह लेना है तो एनरोल कर सकते हैं। चलो भाई, हाँ बारिश वारिश आज हो रही है, कोलकाता में बारिश हो रही है नहीं, और शायद यहाँ पर भी हो रही है, क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में। अब नहीं प्रभु सर, बस सर ये क्वेश्चन पॉलिटी रिलेटेड है, आर्टिकल कितने तक याद करूँ? आर्टिकल जितने याद करवाएं उतने याद करने हैं आपको, मतलब सारे नहीं याद करने हैं, लेकिन पार्ट 5 मतलब फंडामेंटल राइट, DPSP, इन सब के तो याद होने ही चाहिए। बाकी पार्ट 5 पार्ट 6 वो सब मैंने बताया था आपको, है ना। हिस्ट्री में 1 महीना तो लगेगा ही, ठीक है, 1 महीना तो लगेगा ही आपको। अच्छा, कल एग्ज़ाम है UPPCS का, देखते हैं, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।